मोती तो यहाँ पहले से ही आ रखे हैं कि ना हम तो मोती है ही पहले से। तो सीप का काम है मोती बनाना और हमारा यही लक्ष्य है कि हम कम फीस के अंदर और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे सकें और यही हम कर रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर आपने देखा होगा कि साइंस के तो बहुत बच्चे और इस कॉलोनी में क्या आसपास में गंगा शहर तक भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनके भी रिजल्ट देखे अपन ने। सब लोगों ने देखे रिजल्ट 85, 86, हाँ हो सके एक दो बच्चे जिनके 90 भी जाए। पर इस मोहल्ले की बात करें, क्योंकि अभी एक ये जो मोहल्ला है ये पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते। पेपर हो जाते हैं, पेपर के बाद में कहते हैं कि 1.5 महीने की छुट्टी हो गई, चलो एंजॉय करते हैं। ये नहीं पता कि अब आगे 10वीं में आ गए, 12वीं में आ गए, वो उस चीज़ को नहीं मानते कि हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर वो कहते हैं कि 1.5 महीने की छुट्टी है, थोड़ा सा आराम करते हैं, बाद में पढ़ाई शुरू कर लेंगे। फिर भी इन छुट्टियों का आनंद लेते हुए और सारा काम करते हुए हमने अच्छी शिक्षा दी। अब किसी भी संस्था को, चाहे वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसको हम गलत तो नहीं बता सकते, उसको कमजोर नहीं बता सकते। गंगा शहर के अंदर संस्थाएं हैं, चौधरी कॉलोनी में संस्थाएं, उनके नाम चलते हैं, नाम तो अपना भी चलता है और चलेगा ही। भले वो कुछ जो लोग ऊंचा बताते हैं, कुछ ऊंचे लोग होते हैं वो ऊंचा बताते हैं। जिसकी जो पसंद होती है, जो सोच होती है, वो उतना ही काम करेगा। एक मजदूर की सोच होती है कि वो 500 रुपए शाम को लेके आएगा, तो उसकी सोच ही उतनी है 500 रुपए। उसको कोई कह दे कि तेरे को मैं 10,000 रुपए दूंगा, चल एक दिन का काम में कर दे, तो उसको विश्वास नहीं होगा कि 10,000 रुपए काम कर दूं तो हो जाएंगे क्या। तो जो आदमी जितना सोचेगा वो उतना ही पाएगा और उतना ही बोल पाएगा। हमारी सोच है कि ये 85, क्योंकि अभी इस 2023 के अंदर जो साइंस का रिजल्ट आया है उसके अंदर हमने 85% हाईएस्ट नंबर बच्चों को दिलवाए। हमने तो क्या दिलवाए, बच्चों ने खुद ने मेहनत की है, हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है, उसकी बदौलत इन बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए। मेरे पास में इस संस्था के पड़ोस में भी, संस्था से दूर भी हमारे जो बच्चे पढ़ते थे उनके रिश्तेदार भी हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगा इस मोहल्ले से कि है ना वो 85% से भी क्रॉस कर पाया हो। अभी तक ध्यान में नहीं आया, इतने मेरे सामने स्टूडेंट बैठे, अगर उनके भी ध्यान में है कि कोई इस कॉलोनी का बच्चा है वो इतने अच्छे परसेंट लेके आया है, तो भी अपन और सीख लेंगे कि ये ना और अच्छा आगे रिजल्ट देंगे। और प्रेरित तो हो ही रहे, हम हर बार पिछले रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट देते जा रहे हैं। हमारा इस बार साइंस का पहला रिजल्ट था ये। हमारे पास में केवल मात्र 6 स्टूडेंट थे और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो 6 के 6 स्टूडेंट जो थे वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि और वो भी ये नहीं है कि केवल फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% से पास हो गए, 65, 63, 68 ऐसे नंबर लेके पास हुए। अब आज जो ये कार्यक्रम रखा है ये उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए और उन लोगों की जुबान बंद करने के लिए रखा गया है जो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखिए, कर्म अच्छे करते जाओ, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। और अगर अपन मेहनत करेंगे तो परिणाम 100% अच्छा ही होगा। समाज के अंदर हो चाहे परिवार के अंदर हो, सभी तरह के लोग मिलते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। अपने को नकारात्मक वालों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो अच्छा कह रहे हैं उस पे ध्यान दो। हो सके संस्था के बारे में, किसी बच्चे के बारे में कोई लोग हैं वो 2 बातें गलत बोले, 2 बातें अच्छी बोले, अपने को गलत वाले को छोड़ देना है, क्योंकि उनका काम है गलत बोलने वालों का, अपना काम है अच्छे जो बता रहे उस रास्ते पे चलते जाना और अच्छा काम करते जाना। एक बात है कि जैसे मैं भी यही मानता हूँ कि मेरे साथ में या मेरी संस्था के साथ में कभी बुरे दिन भी आए, है ना, आते ही हर एक के साथ में बुरे दिन आते। तो बुरे दिन आए, बुरे दिन ऐसे नहीं कि अपन सब कुछ ही बर्बाद हो जाए ना। कभी रिजल्ट कम रहता है, कभी अच्छा रहता है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसको अच्छा समझ के सकारात्मक सोच के साथ में लीजिए। भगवान जो करता है वो अपने साथ में कभी भी गलत नहीं करता। भले ही अपन बीमार पड़े हैं तो वो भी अच्छे के लिए ही पड़े, क्योंकि हो सके उस टाइम अपना कहीं और जाना हुआ और उससे भी ज्यादा बड़ी कोई दुर्घटना होनी हो, तो भगवान अपने लिए अच्छा ही करता है कि उस दिन अपने को बीमार कर दे।
और अपन वहां से निकल ना पाए और अपने घर में ही रहे, जिससे अपन और बड़ी समस्याओं से बच सके। तो ऐसे ही एक राजा था, वो राजा अपनी प्रजा के बारे में चिंतित रहता था हर समय। उसका सेवक जो था वो बाग, राजा महाराजाओं के बाग बगीचे होते हैं, उनमें से फल तोड़ के लाता था, राजा को खिलाता था सेवक उसका। तो एक दिन उसने देखा कि वो जब बाग में गया तो उसने देखा कि 3 फल एक साथ में पके हुए। वैसे तो वो पका हुआ फल जो होता था अच्छा वही लाता था। उसने वो देखा कि एक तो अंगूर का फल पका हुआ है, एक उसने देखा कि नारियल का फल पका हुआ है, और एक देखा अमरूद का फल पका हुआ है। तो उसने देखा कि आज क्या किया जाए, कौन सा फल लेके चले यहाँ से कि राजा भी प्रसन्न हो और मेरा भी काम बन जाए। तो उसने विचार किया तो उसने कहा चलो अंगूर का पेड़ है, अंगूर का फल लेके चलते हैं, आज अंगूर तोड़ के ले जाते हैं। तो अंगूर तोड़ के ले आया, और संयोग से ही उस दिन ये हुआ कि राजा था वो ज्यादा चिंतित था प्रजा के बारे में, देश के बारे में अपने। तो वो राजा तो कहीं और ही ध्यान में था, उसने ले जाके उसके आगे फल रख दिए राजा के आगे। अब वो राजा एक तो अंगूर खाता और कुछ अंगूर उस पे मारता है। ऐसे होता ही है, जब ध्यान विचलित होता है तो पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक अंगूर खाता, कुछ अंगूर उस पे सेवक पे मारता, क्योंकि और तो उसके सामने कोई दिख नहीं रहा था। तो उसने राजा ये काम करता गया, वो तो अपने ध्यान में मग्न था कि मेरे को प्रजा के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे ही उस पे अंगूर जाके गिरते तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करता कि भगवान आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो राजा का भी थोड़ी देर बाद में वो जैसे अंगूर उस पे गिरता तो वो कहता कि आपने बहुत अच्छा काम किया आज। तो राजा का ध्यान भी विचलित हो गया, उसने पूछा कि भाई मैं तेरे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि अच्छा काम हुआ, ये कैसे अच्छा काम हुआ? क्योंकि अपमान हो रहा है, इसका मतलब वो तोड़ के लाया पर उसको खिला रहा है, अपमान हो रहा है सेवक का। तो उसने कहा कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान ने जो कर दिया वो अच्छा करा। भगवान ने ऐसा अच्छा किया कि वहां पे मेरे को बाग के अंदर 3 फल मिले थे, एक अंगूर का था, एक नारियल का था और एक अमरूद का था। हो सके आज में नारियल का तोड़ के ले आता फल और वो अपने मेरे सिर पे आप मारते तो पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। अमरूद का ले आता तो पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना होती। तो इसलिए भगवान ने ये अच्छा किया कि मेरे को ना अंगूर का जो फल था वो तोड़ने के लिए प्रेरित किया और वो मैं तोड़ के लाया और आपके सामने पेश किया। तो बुरा भली हो उसके साथ में, पर वो अच्छे के लिए बुरा हो रहा है। तो भगवान कभी भी अपने साथ में ऐसा नहीं करता कि इस भक्त का बुरा हो या इस बच्चे का बुरा हो। और शिक्षक भी कभी ऐसा नहीं सोचते कि किसी बच्चे का बुरा हो। तो अपने को अच्छाइयों पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि आप अगर अच्छी कोचिंग में जाते तो और अच्छे परसेंट बन जाते, आप वहां जाते तो वहां बन जाते। मैं ऐसे ऐसे बच्चों के नाम तो क्यों दूं, पर इस मोहल्ले के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी संस्था में गए भी हैं, क्या उनको पूछ लो उनके अच्छे परसेंट बन गए क्या? संस्था कोई भी मेहनत करने में कसर नहीं रखती। जो संस्था करती है वो अपने अच्छे के लिए करती है, अपने बच्चों के अच्छे के लिए करती है। और बच्चे भी मेहनत करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं, पर सबसे ज्यादा काम ये होता है कि बच्चों को खुद को पढ़ना पड़ता है। अब संस्था, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाने से, पैसे लुटाने से कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते, अच्छे परसेंट नहीं बनते। तो जो परसेंट अपने बने, जितनी अपन ने मेहनत की है वो तो अपने को पता है ना, बाहर वाले को थोड़ी पता है। भी कोई बाहर वाला ऐसा कह दे कि आपके तो है ना इतने परसेंट बन जाते, आप मान जाते। तो अब अपने को पता नहीं है क्या कि अपन कितने लेवल के थे, अपने को क्या समझ में आता था पीछे अपने कितने परसेंट है। तो हर संस्था होती है वो अच्छे के लिए करती है, और हर बच्चा होता है वो अच्छे के लिए करता है। हर एक का दिमाग होता है, हर एक के दिमाग की कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। तो हमने भी ये करके दिखाया है कि यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे गए और ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसी ऐसी नौबत आई कि वो अपना रिजल्ट भी स्टेटस पे लगाने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे। इतना बुरा उनको लग रहा है कि हमारा क्या इतनी अच्छी संस्थाओं में पढ़ के और हमने ऐसा रिजल्ट दिया है, क्या इसकी इतनी कीमत नहीं है कि हम अपना रिजल्ट बताए लोगों को? तो ज्यादा पैसे लुटाने से, ज्यादा बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम लेने से नहीं होता। खुद को मेहनत करनी पड़ती है और उस पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ता है, और वो हमारे बच्चे होते हैं समर्पित। दूसरा, संस्थाओं में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में थोड़ा सा पारिवारिक माहौल नहीं होता। पारिवारिक माहौल की थोड़ी सी कमी होती है। उनका काम होता है पढ़ाया और वहां से गुजर गए।
यहाँ तो पता नहीं हर समस्या के अंदर घर से कूट के भेज दिया तो हम पूछते हैं कि आज भी क्या समस्या है, बताओ क्यों परेशान हो रहे हो, तो वो बता तो नहीं पाता भी हमें घर से थोड़ा सा डांट फटकार करके भेज दिया है, पर वो कहता है कि कुछ ही नहीं है, चलो ठीक है जो भी है। फिर भी हम उसके यहाँ आने के बाद में वो जो समस्या है वो खत्म कर देते हैं। कूट दिया तो कूट दिया, हमें भी वो बहुत कूटते थे, तो ऐसा करने से वो बच्चा है वो चीजें भूल जाता है संस्था के अंदर प्रवेश करते ही, कक्षा में प्रवेश करते ही, और वो आगे की पढ़ाई की बातें करता है, आगे जो क्लास में बताया जाता है वो बातें करता है। बड़ी संस्थाओं को मतलब नहीं है, और अपने जो बच्चे यहाँ इतने प्रेरित भी नहीं है कि वो अपने आप को जाके पढ़ाई कर ले, वो कर ले, उनको तो घसीटना पड़ता है कि यार लो तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, पढ़ाना पड़ता है उनको जबरदस्ती, उनको पारिवारिक माहौल लेना पड़ता है, उनको इमोशनल करना पड़ता है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, तुम्हारे माताजी का क्या होगा, जो सपने हैं उनका क्या होगा, है ना। तो सकारात्मक सोच को देखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। रिजल्ट के बारे में, संस्था के बारे में अच्छा बोलने वाले भी लोग बहुत हैं, बुरा बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। अपने को अच्छाइयों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, आगे चलना है। पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, यहाँ पे से फीस कम होती है क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं होती इतनी। आने वाले समय में तो सारा कुछ होगा, सुविधाएं होगी, सारी कुछ होगी। अभी एक छोटे से घर के अंदर अपन संस्था चला रहे हैं, तो इस छोटे से घर के अंदर और छोटी सी फीस के अंदर जो यहाँ के लोग जमा करवा पाते हैं, तो उसी के अंदर हमने जो रिजल्ट दिया है वो बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। तो पैसों पर ध्यान देने, बहुत से बच्चे होते आते हैं कि हमारे वाले लड़के तो है, हमारे वाला बच्चा तो है वो इतने लाख वाली कोचिंग जाता है, आपके वाला बच्चा कितने लाख वाली कोचिंग जाता है, हमारे वाला बच्चा तो 10 लाख वाली कोचिंग जाता है। भाई हमारे वाला बच्चा तो केवल 10,000 वाली कोचिंग जाता है, पर जब रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है कि 10,000 की क्या वैल्यू है और 10 लाख की क्या वैल्यू है। ये वैल्यू कागजों में पता चलती है, रिजल्ट में पता चलती है। अच्छे अच्छे बैग टांग के, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के निकलने से और अच्छे अच्छे बाल बना के निकलने से वो पढ़ाई नहीं होती, वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि एक दिन परिणाम तो आना ही आना है, और वो परिणाम आएगा तो सबके सामने आ जाएगा कि दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे संस्था के अंदर बोलना तो है ही, आज बोलने के लिए, आपको सुनाने के लिए और हमारी कितनी ताकत है वो बताने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया था। वैसे तो सारे परिचित है ही, लोग भी देखते होंगे बाहर कि आज यहाँ क्या है क्या नहीं है, उनको ये बताने के लिए कि हमारे अंदर कितना जोश है, हम कितना मेहनत करते हैं, और इस संस्था के अंदर आके हम कितनी मतलब परिवार की तरह रह पाते हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं होती कि कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारा काम हमारा होता है, और वो बच्चे खुश भी रहते हैं। इस 12वीं रिजल्ट के अंदर, वैसे 8वीं की भी बात करेंगे, 8वीं का भी रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट था। हमारे पास में कुल 18 बच्चे थे, और उन 18 बच्चों के अंदर पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी बच्चे थे उसमें से केवल 7.49% शायद रिजल्ट था, जिसके अंदर केवल ए ग्रेड वाले लोग थे। 100% में से केवल 7 और 8% ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त की पूरे राजस्थान के अंदर, और उसी 7% के अंदर अपने 18 बच्चों में से 8 बच्चे जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया। वो सारे 8 के 8 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। राधा चौधरी, सृष्टि बिश्नोई, निर्मा जाट, प्रदीप जाट, रिंकू तर्ड, पवन बिश्नोई, प्रियंका जाट और करण कर, ये 8 बच्चे जो यहाँ उपस्थित भी हैं, और इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किए इस संस्था के अंदर पढ़ के। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने नाम ऐसे लिखे या इनके आए हैं अच्छे रिजल्ट, तो जो परिणाम होता है वो किसी से छुपा नहीं रहता। और ये भी मैंने सुना है कि लोग क्या करते हैं, खुद का रिजल्ट देखने से पहले दूसरे वाले का देख लेते हैं, खुद की कोचिंग का रिजल्ट देखने से पहले दूसरे वाले का देख लेते हैं, खुद का घर जल रहा है वो नहीं देखते, पड़ोसी वाला देख लेते हैं। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये 8 बच्चे इन्होंने हमारे पास में तैयारी की और इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त की। एक बार जोरदार तालियों से इसके बाद में 12वीं
विज्ञान वर्ग के अंदर सबसे हाईएस्ट जो हमारे यहाँ पे 85% है बालिका जयश्री सोलंकी, जिसने 85% अंक प्राप्त करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, इस संस्था का नाम रोशन किया और उनके उन लोगों के इन्होंने मुंह बंद कर दिए जो ये कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं होता, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और अभी भी कहते हैं कि वहां जाते तो ऐसा हो जाता, वहां जाते तो ऐसा हो जाता। अब जो होना है वो तो प्रकृति का नियम है, और जो होना है वो बच्चे को पता है और उस संस्था को पता है कि कैसे होना है कैसे नहीं होना है। सेकंड नंबर पे मंजू बिश्नोई थी, जिसके 84.80 लगभग 85% के बराबर ये दोनों बालिकाओं के इन बालिकाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे कैसे ही कितनी भी छोटी संस्था में पढ़े, कैसे ही पढ़े बने, हम उस बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं अगर अपने अंदर जोश हो, जज्बा हो और कुछ पाने की अगर ललक हो तो। इसके बाद में आगे 3 नंबर पे रामरतन सौ, जिसने 71% अंक प्राप्त किए, जोरदार तालियां। 4 नंबर पे विक्रम बिश्नोई, जिसने 67.20% अंक प्राप्त किए। 3 नंबर पे मनोज कुमार पानीचा, जिसने 66.20% अंक प्राप्त किए। और 6 नंबर पे महावीर बिश्नोई, जिसने 63.20% अंक प्राप्त किए। और जो सुन रहे हैं और जो ये रिजल्ट देख रहे हैं, वो रिजल्ट ये केवल 63.20 ही नहीं है महावीर का, क्योंकि इस बालक ने जिस भी समस्या के कारण, जो भी होता है मैं कहता हूँ अच्छे के लिए आवाज, इस बालक ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं दिया था। फिजिक्स का प्रैक्टिकल कैसे इसके अपसेट हो गया, उसकी वजह से इसके 63.2% है। इस बार करे आगे इसका सप्लीमेंट्री के अंदर उसका प्रैक्टिकल होगा और उसके अंदर इसको 30 में से 30 अगर नंबर मिलेंगे तो ये बच्चा भी 70% के बराबर चला जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हैं वो अच्छे परसेंट प्राप्त करें और अच्छा रिजल्ट दें, हमें भी दे, अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। तो एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए तालियां। अब बातें भी बहुत हो गई, अब थोड़ा सा इन बच्चों का जो आए हुए हैं और जो इस संस्था की तरफ से सम्मान का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर इन बच्चों का भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जो टीम है उसको, इतनी अच्छी मेहनत की और इतनी लगन से मेहनत की। और बच्चों का तो है ही है सहयोग पूरा का पूरा, पर स्टाफ का भी बहुत ज्यादा सहयोग है इसके अंदर। स्टाफ का काम होता है वो आता है पढ़ाता है, 40 मिनट की क्लास होती है, 50 मिनट की क्लास होती है, पढ़ाने का काम होता है, पढ़ाया और निकल गया, बस इतना काम होता है। पर यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उनको चाहे 2 घंटे रुकना पड़े, 4 घंटे रुकना पड़े बच्चों के बीच में, उन लोगों ने समय दिया, उन टीचरों ने समय दिया और इन बच्चों को हौसला बढ़ाया। इन बच्चों ने, मंजू ने तो ये कह दिया पेपर से 1 महीने पहले कि सर मेरे को तो फिजिक्स में कुछ ही नहीं बल्ले पड़ रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स में कहाँ पढ़ाएं, चलो दोबारा पाठ पढ़ाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। तो 15-20 दिन बाद में क्या सर मेरे को तो केमिस्ट्री में कुछ पार नहीं पड़े, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वही केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, दोबारा पाठ पढ़ाएंगे। टीचरों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे की क्लासें ली और इनका हौसला बढ़ाया और आज जाके इन्होंने 85% अंक प्राप्त किए। हमारी टीम के अंदर सबसे अच्छे नंबर सारे सब्जेक्टों में वैसे अच्छे नंबर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमारे पवन जी स्वामी सर, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। केमिस्ट्री के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने कि बच्चों के 88, 87, 89 ऐसे नंबर। और मैं बता दूं जिस महावीर के 63.2 है और इसका अभी प्रैक्टिकल फिजिक्स का बाकी है, इसके केमिस्ट्री के अंदर 81 नंबर है।
जिज्ञासा होनी चाहिए। हो सकता है एक सब्जेक्ट कमजोर रह जाए, वो किस कारण कमजोर रह गया वो तो या तो वो बच्चा जानता है या वो शिक्षक जानता है। बातें करने वाले और बातें बनाने वाले उस चीज को नहीं जानते। दूसरे नंबर पे में हमारे यहाँ शिक्षिका है सुशीला हड़ा मैडम। ये बायोलॉजी पढ़ाती है और बायोलॉजी में ही अच्छे नंबर है बच्चों के। मंजू के 79 है और जयश्री के 88 नंबर है। और इससे भी कम नहीं आता जा सकता कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में नंबर कम कैसे आते हैं। मंजू के हो सके कोई कारण हो, प्रैक्टिकल में कोई कारण हो, प्रैक्टिकल में 25 नंबर भेजे, उसकी वजह से इसके नंबरों में कमी आ गई होगा। कोई बात नहीं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और ऐसा कह के अपने को आगे बढ़ना है। इतनी सी बातें देख के उससे अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे बढ़ना है अपने को। बाकी तो आगे बच्चे हैं उनके अच्छे नंबर है। थर्ड नंबर पे अपने बीच में आज सबसे बड़ी कमी तो ये महसूस हो रही है कि अपनी संस्था के सबसे खूंखार, सबसे ज्यादा बोलने वाले, भाषण देने वाले और सबके चहेते श्रीमान अंकित जी राव आज यहाँ पे उपस्थित हैं। जो भी हो अच्छे के लिए होता है, वो सर क्यों तो अंकित सर भी अभी स्कूल में गए हुए तो स्कूल की वजह से थोड़ा वो विलंब हो जाएंगे, पर अपने बीच में जरूर बता रहे हैं अंकित। इंग्लिश के अंदर भी इस बार इतने अच्छे नंबर आए इन बच्चों के लिए। अंकित जी सर अभी नहीं तो वीडियो बन रहा है, उसके बाद में देखेंगे, पर जब भी देखेंगे उनके लिए जोरदार तालियां। इतना जोर होना चाहिए कि अंकित जी के घर तक सुनाई देनी चाहिए तालियां की आना। यहाँ पे बच्चे हैं और मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद में हिंदी के अंदर हमारे रामस्वरूप जी विजारनिया साहब, उनकी तो बात ही क्या करनी। हिंदी के अंदर भी अच्छे नंबर है बच्चों के और रामस्वरूप जी को तो बात ही क्या करनी, सारे जानते हैं। एक जोश और एक जज्बा है ना, जोरदार तालियां। और इतनी सारी तालियां बजाई तो मेरे लिए तो तालियां हो ही नहीं रही। अभी ये तो क्लासेस थी, साइंस की बात हुई है ना। अब 8 की बात करते हैं तो 8 के अंदर, अब हालांकि मैंने अलग से नहीं लिख रखी, पर मैथ पढ़ाते हैं मगाराम जी सर। मगाराम जी तो बच्चों ने मैथ के अंदर भी अच्छी ग्रेड प्राप्त की है और बहुत मेहनत की है मगाराम जी ने, और आज तक भी करते आए हैं। 8 बजे बुलाया था, मैं तो 7:45 में तैयार होकर खड़ा हो गया था। ये जोश होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि आज हमने जो 1 साल पूरी मेहनत की है उसका हमें फल मिलने वाला है, और उसके बारे में बच्चे हमें क्या कहेंगे और उस संस्था में जिसमें हम पढ़ा रहे हैं वो संस्था क्या कहेंगी, वो सुनने के लिए लालायित होते हैं और उस परिणाम को देखने के लिए लालायित होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इंग्लिश में उधर तो हमारे अंकित जी राव है ही, उनका तो जज्बा है ही, और उनको देख के तो एक बार जोश आ जाता है। और अभी आएगा जोश, देखो आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर ही अवार्ड अपने बीच में। 8th क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं महावीर जी स्कूल, तो इन्होंने भी बहुत खतरनाक मेहनत की। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे थोड़े डरते थे, महावीर जी थोड़े से स्ट्रिक्ट आदमी थे, खतरनाक वाला रुतबा था। रुतबा कैसा भी हो, चढ़ जाना चाहिए। वही बच्चे उस समय कहते थे महावीर जी मारते तो क्या, बच्चों को मारना तो नहीं चाहिए। जोर होता है, शकल देख के ही थोड़ा सा डर लग जाता है कि सर। पर आज वही बच्चे कह रहे हैं कि अगर उस दिन ऐसा नहीं पढ़ाते हमें
तो शायद ही हमारे ऐसी ग्रेड बनती। तो महावीर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और ये भी है कि यहाँ 10वीं 12वीं वाले बच्चों को उठाने ले आए, उनसे पढ़वाते हैं। सारे के सारे वेल एजुकेटेड है, सारों के पास में मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, बीएड कर रखे हैं। और जिन्होंने नहीं कर रखी तो उनकी चल रही है, और जिन्होंने अगर नहीं भी कर रखी है तो उनके अंदर इतना जोश और जज्बा है कि वो बीएड करने के लिए लालायित है, और बीएड वालों से भी कितनी गुना अच्छा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो जोरदार तालियां एक बार के लिए। अब हमारे बीच में, क्योंकि देखो इस संस्था की जब से नींव लगी है उस समय से इस संस्था का नियम रहा है। नियम ये रहा है, जब शुरुआत की थी संस्था की तो दो नाम ऐसे जो सेम मिलते जुलते थे, सुभाष नाम थे दोनों ही, और उन सुभाष नाम ने ऐसी धूम मचाई, ऐसी मेहनत की और ऐसा नाम किया यहाँ पे कि दो बच्चों से 200-300 बच्चों तक ये संस्था पहुंच गई और इतने अच्छे रिजल्ट तक पहुंच गई। तो इस संस्था के अंदर इन दो नामों का होना जरूरी है, और जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो इस संस्था के अंदर दो नाम एक जैसे करने के लिए हमारे बीच में इसी साल एक सुभाष को और ऐड किया गया। जोरदार तालियां। अभी फिल्म के बीच में लाइट चली गई, लाइट भी गई है तो अच्छे के लिए गई है। क्यों गई है अच्छे के लिए? देखो हर चीज के बहुत सारे मायने होते हैं। अब अच्छे के लिए क्यों गई है? हो सके बच्चे इतनी दुआ कर रहे हैं कि इनको सुनते सुनते परेशान हो गए तो इसकी वजह से चली गई होगी, हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे घर पे भी जाने के लिए लेट हो रही होगी, है ना। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक एक बच्चे जिनका मैं नाम लूंगा वो आगे आते जाएंगे, और जिनका नाम लूंगा मैं वो माला पहनाने के लिए भी आगे आए। छोटे होने के नाते बड़े बच्चे उनको माला पहना के उनका जोश अफजाई करें कि हम इतने आगे आगे पढ़ के आगे आगे। ऐसे ही शुरू करता हूँ ना, बड़े बच्चों से शुरुआत करते। पहले मैं जयश्री सोलंकी को आगे बुलाना चाहूंगा, आगे आए। जयश्री सोलंकी को माला पहनाने के लिए हमारे बायोलॉजी के मैम सुशीला जी हाड़ा से निवेदन करूंगा कि आप आए और जयश्री को माला पहनाकर स्वागत करें। बता देना भाई सही है क्या? सही करके फोटो खींच देंगे। आ लगाओ मैडम साथ में। एक बार आप उधर रहो, थोड़े बीच में रहो, बहुत मजा है। ये पीछे झूमर का दुकान इसकी वजह से वीडियो में फोटो खींच लो। हेलो जोरदार तालियां। आएगी कुर्सी
लास्ट ये कर लो बेटा मैं राम स्वरूप जी को बुलाना चाहूंगा। राम स्वरूप जी आए और ठीक है बैठ खुद याद लगाए माविदान बाप बना अपना सम्मान राधा को माला पहनाने के लिए मैं बुलाऊंगा 10वीं क्लास की बालिका कंचन को बुलाऊंगा। कंचन आए और माला सब पे गलत बुरी कर दी उर्मिला आए माला पहना कर स्वागत करें बहुत जोर शोर के साथ में। कौन का माला पहना के स्वागत करे। पहले तिलक लगा दो। अच्छा जो परिणाम दिया और जो आपने देखा सभी बच्चों का स्वागत किया गया। अब बारी है उन बच्चों की। हमने तो मेहनत करके दिखा दिया और उन्होंने रिजल्ट देके दिखा दिया। अब बारी है उन बच्चों की कमर कसने की कि वो इस संस्था के लिए क्या करते हैं और इस संस्था में उन्होंने 1 साल बिताया। उस 1 साल के अंदर उन्होंने क्या सीखा, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। क्योंकि उन बच्चों के सामने जो 12वीं साइंस के बच्चे, उनके सामने सभी कक्षाओं के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। 10वीं क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे भी बैठे, जो 10वीं में आने वाले हैं वो भी बैठे। तो मैं उन छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार आए, इस संस्था के प्रति जो आपके भाव है वो हमारे सामने रखें और जो आपसे छोटे भाई बहन हैं और यहाँ मौजूद है उनके लिए आपके क्या भाव है और आप उनको कैसे प्रेरित करोगे। तो मैं एक एक करके 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको आगे बुलाऊंगा और वो अपने जो मन के भाव है, जो सफलता के रहस्य है, वो खुलकर इस संस्था को बताए, वो खुलकर इन बच्चों को बताए। और ये जो आपकी आवाज है ये आदमी को 2 दिन बाद में
बाहर वाले भी सुनेंगे। तो इस समाज के लिए, इस संस्था के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपके पास क्या है और आप उनको क्या सीख देके जाना चाहते हैं इस संस्था से। तो मैं सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ की टॉप जो बालिका है जयश्री सोलंकी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए और अपने मन के भाव, अपना हौसला इस संस्था के बच्चों के सामने रखें और इस संस्था के माध्यम से इस समाज को बताएं कि मैं क्या करके दिखा सकती हूँ और कैसे मैंने 85% अंक प्राप्त किए। जयश्री सोलंकी 85%। आपने कैसे 85 प्राप्त कर लिए? कैसे आप शुरू से बताओ कि मैं तो 12वीं में आई थी तो मेरा तो ये विचार था कि जो है ये हो जाएगा। मैंने और भी जगह पढ़ा, हेलो कौन क्या करूँ? मैं बनाऊँ आवाज कम करें। पहले मैं गाँव में पढ़ती थी, वहाँ पर पढ़ाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने 12th भी यही करने का सोचा। पहले मैंने सोचा था मैं 75% ही लाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की जिससे 85% बहुत अच्छा। कुछ बोलने की, आगे आने की हिम्मत करे, वो ही बहुत बड़ी बात है। जयश्री आई और इसने बताया पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके घर की बाजरी खाएंगे उसी की तो हाजिरी बजाएंगे, पर ये नहीं है, क्योंकि ये केवल कहने मात्र ही नहीं है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, सबके सामने है ये चीज कि इस संस्था में क्या हो रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है। इसको पकड़ तो जयश्री ने 85% अंक प्राप्त किए, जैसे भी किए शिक्षकों की मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने परिवार के सपोर्ट से, बड़े भाई बहनों को देखकर जो भी किया अच्छा किया और 85% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियों से बोलने के अंदर, बोलने में जोश और जुनून अपने आप ही आ जाता है जब सफलता प्राप्त होती है। सफलता की जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी थोड़ी कठिन होती है, दूसरी थोड़ी कठिन होती है, धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं, आदत बन जाती है और अंत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। 10वीं में इन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अच्छी 12वीं के अंदर अच्छे परसेंट प्राप्त किए। हम एक ही बात कहते थे इनको कि आपका तो ये पहला रिजल्ट है, क्योंकि 8वीं तक का बोर्ड था, तो हो सके 8वीं में भी आपको 8वीं में एक ग्रेड प्राप्त थी जयश्री को, तो 8वीं का रिजल्ट था, उससे भी टॉप रिजल्ट ये लेके आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री का कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की, संस्था का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और परम पिता परमात्मा से हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आगे भी आप सफल हो। यहाँ आके बोलने में थोड़ा संकोच होता है, पैर कांपते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से ऐसे कह देते हैं ना कि क्या है वो तो 10वीं पास खेल पढ़ा रहा है, वहाँ 12वीं खेल पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कहने का था, यहाँ आके खड़ा हो जाए, पैर कांपने लगते हैं, ऐसे बोलता है आदमी को, चाहे सामने 10 बच्चे भी बैठे रहे तो एक बार तो पैर कांपते हैं कि क्या बोलना है। यहाँ आके जो पढ़ा रहा है
और जो इतनी इतनी डिग्रियां करके आया है, उसके ऊपर खाली घर में बैठ के और खाली इधर उधर की बातें करके लांछन लगाना मात्र नहीं होता, वो करके दिखाना होता है। और हम मात्र कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं और भी करके दिखाएंगे। ये हमारा पहला रिजल्ट था और शानदार रिजल्ट था। सेकंड नंबर पे मंजू बिश्नोई, जिसने 10वीं भी हमारे पास से की, 11वीं भी हमारे पास से की और 12वीं भी हमारे पास से की, और मैं 9th बोल गया, 9th भी हमारे पास से की। लगातार 4 साल से ये बालिका हमारे से जुड़ी हुई है। और आखिर वैसे तो 9th का भी रिजल्ट होता है, 10th का भी होता है, पर बोर्ड का रिजल्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो इसका पहला रिजल्ट था और इसने पहले रिजल्ट में इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की। मैं मंजू बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाए और इस संस्था के लिए और इस संस्था के जो विद्यार्थी है उनके लिए अपने मन के भाव बताए, अपने मन की बातें बताए और आगे सफलता के रहस्य बताए। क्या सबसे पहले मेरे परिवार वालों को और यहाँ के टीचर को धन्यवाद। मैंने पहले सोचा था कि ना मेरे 75 या हो जाए तो 70 हो जाए तो भी अच्छे है। बाद में 97 हो जाएंगे और मेहनत करा तो अबे 85%। जब मैंने 10th की थी ना तो मैं आर्ट्स लेने वाली थी, फिर सर ने बोला कि आर्ट्स नहीं लेनी है। मैं फॉर्म भरवाने जाने वाली थी तो सर ने पापा को फोन करके मना कर दिया और साइंस दिलवा दी। फिर सर ने बोला कि तू कर लेगी, तो मैंने मेहनत की और आज सफलता प्राप्त की। लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? और मैंने आसपास वालों से बोला था कि यहाँ से सिर्फ 70% से ऊपर कोई नहीं ला सकता है इस कोचिंग में, और मैंने खुद को बोला था तेरे को 70% ही आएगी, ऊपर आएंगे ही नहीं। और आज मेरे 85 आ गए, हमको मैंने करके दिखाया है। बोलने वाले तो यहाँ से कोचिंग के भी काफी बच्चे थे और वो बोलते थे कि इतने ही आएंगे, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, आपने कितनी मेहनत करो बोले। पहले तो मैंने सोचा केमिस्ट्री, स्टार्टिंग में 11th में तो मैंने साइंस स्टार्ट की थी ना, तब मैंने सोचा केमिस्ट्री में तो फेल होंगी पक्का। और फिर 12th में भी मैंने सोचा केमिस्ट्री तो पार ही नहीं पड़ेगी, और फिर आज सबसे ज्यादा मेरे केमिस्ट्री में 88% नंबर। इसका श्रेय मेरी मेहनत को जाता है। दूसरी कोचिंग करते ना वो बच्चे उनके 1 लाख रुपए देके वो 95 लेके भी आ जाएंगे ना, उनसे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ 10-15 हजार में अपने 85% दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बिश्नोई। देखिए, ये जब बालिका आई थी तो मेरे हिसाब से इसने कभी मंच पे बोला या ना बोला। जयश्री ने पहली बार यहाँ बोला होगा, आगे भी और बोला होगा। इन बच्चों को केवल यही नहीं है कि किताबों में जो लिखा हुआ है वो सिखा दे, रिजल्ट में जो लिखा हुआ है रिजल्ट अच्छा देने के लिए केवल किताबें रटा दे। इनको यहाँ आके बोलने में भी कितना जोर आता है ये भी इनको पता है, और यहाँ आके बोलना सीखे। मंजू ने कितनी बार ही हमारे छोटे मोटे प्रोग्रामों के अंदर मन संचालन किया है, और आगे आगे बोलने से आदमी की हिचकिचाहट निकलती है, आदमी के अंदर जो जोश होता है वो बाहर निकलता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मंजू ने केवल यही नहीं सीखा कि मैंने 85% प्राप्त कर लिए, बस ये बोलते बहुत कुछ इस संस्था के अंदर सीखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज तक पीछे ही है, नाम लेते ही बार बार जाते हैं, घर नाम लेते हैं अपना। वो बच्चे यहाँ आएंगे और आगे बोलेंगे और उनको हम मौका देते हैं
तो ऐसे बच्चे जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो केवल मार्कशीट के परसेंट ही नहीं दिखाते, उसके साथ साथ में उनका व्यवहार और उनमें बोलने की कला और लोगों से बातचीत करने की कला भी उनमें जागरूक होती है, पैदा होती है। अब मैं इस संस्था के आगे के बालक मनोज पाणेचा को बुलाना चाहूंगा। मनोज पाणेचा ने भी पीछे हमारे विदाई समारोह था, उसके अंदर बहुत शानदार लाइनें कही थी। आज मनोज पाणेचा ने हमारी संस्था से पढ़ाई करके इसने 66.20% अंक प्राप्त किए। मनोज जी अपने मुख से बताएगा कि मैंने कैसे अंक प्राप्त किए। ये बालक 11वीं में हमारे पास आया था, 11वीं में पढ़ाई की, 12वीं में पढ़ाई की, तो 2 साल की इसकी मेहनत और हमारे साथ में जो जुड़ाव था उसके बारे में मनोज के सिर मुख से सुनेंगे। मनोज पाणेचा। मेरे सारे देवों को मेरा नमस्कार। मैं विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई कि मैंने इतने अच्छा अंक आए। मैं शुरुआत में जब 11th में यहाँ पर आया था तब मेरे को कुछ भी साइंस का पता नहीं था। मैंने सिर्फ गांव में पढ़ाई की थी, गांव का और आपको सबको पता है कैसा होता है। 10वीं प्रमोट हो गए, 9वीं प्रमोट हो गए, तो 2 साल ऐसा ही रहे। फिर साइंस का विचार तो मैंने नहीं किया था, लेकिन परिवार वालों ने कहा, पूरे परिवार में किसी ने अलग नहीं करके दिखाए, तो करके दिखा दे। फिर मैं यहाँ बीकानेर पहले महावीर चौक में वहाँ पर गया था, ये मुझे पता नहीं थी। वहाँ पर सब फीस के 20,000 50,000 कर रहे थे। मैंने 1 महीने पढ़ा, मेरे कुछ नहीं पता। फिर मैं वहाँ से आ गया, अपने कपड़े लिए और काम चला। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पर कोई जान पहचान के महाराज थे, उन्होंने कहा सुनो इसकी बात है। हमारे एक मित्र है, यहाँ पर आते जाते रहते हैं, सुबह सुश्री नाम है, वह अच्छे पढ़ाते, उनके पास जाकर तो देखो। मैंने यहाँ पर आया, वहाँ पर वो पुरानी संस्था थी। शुरुआत में जब सुबह सर ऑफिस में बैठे गए तभी मैं देखकर उनको समझ गया कि ये कुछ मेरे को पढ़ा सकते हैं। मेरे पर ही झटकता रहता है, कभी ये गुस्सा भी नहीं होते, क्योंकि इनका हरदम ऐसी मुस्कुराहट देखकर हर कोई स्टूडेंट यहाँ से जाना नहीं चाहता है। और फिर कोई इसकी नहीं बात तो परिवार वाले एकदम आराम से मानने वाले थे, क्योंकि 50,000 का धक्का 10,000 का लगता है। नॉर्मल परिवार मैंने पढ़ाई शुरू की, धीरे मेरे को कुछ समझ में आने लगा। 11th क्लास कर दी, 12th में आ गया तो फिर केमिस्ट्री की तो नाव डबल मेरी थी, मैंने पता साहित्य की। फिर पवन सर ने आए, थोड़ा बहुत समझा, कुछ मार भी खाई, कुछ पीते भी, कुछ सुने भी, लेकिन जिनके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये होता है जोश और जज्बा बोलने का और कुछ करने का। कहने वाले ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि पूत के पैर जो होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो मनोज ने कहा कि जब मैं ऑफिस में घुसा उसी टाइम मैंने देख लिया हम उन गरीब बच्चों के लिए हैं, हम उन अनाथ बच्चों के लिए। सबसे बड़ी इस संस्था की ये उपलब्धि है कि ये संस्था ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करती है और दिए। अपने बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है और उन्होंने शिक्षा पाके सफलता भी हासिल की है। मनोज ने अच्छे अंक प्राप्त किए, बोलने का रुतबा भी इसका देखिए कितना जोश है, 66.20%। कोई मायने नहीं रखता, पर उस बालक के भाव क्या है और उसके मन में कितनी संस्था के प्रति और कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो ये बातें मायने रखती है। इसके बाद में आगे उपस्थित विद्यार्थी है महावीर। महावीर इसमें से निवेदन करूंगा कि महावीर एक बार आए और चलो, जब बच्चे नहीं आते हैं ना तो शिक्षकों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है।
हाँ वो तो ये बात है। शब्दों के अंदर इतनी जान होती है कि उस विद्यार्थी को वहां से उठा के यहाँ आने के लिए प्रेरित कर दे। ऐसी संस्था चाहिए और ऐसे शिक्षक चाहिए जो बच्चों को प्रेरित कर दे पढ़ने के लिए। 12वीं क्लास के अंदर टॉपिक लगते हैं, साइक्लोट्रॉन लगता है, सारे कुछ पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन, कहीं से भी पढ़ लेंगे, कैसे भी पढ़ लेंगे, पर ऐसा शिक्षक चाहिए और ऐसी संस्था चाहिए जो उस बालक को वो साइक्लोट्रॉन पढ़ने के लिए प्रेरित कर दे, मजबूर कर दे कि साइक्लोट्रॉन में ऐसी ऐसी बातें तेरे को पढ़नी पड़ेगी और वो बालक पढ़ ले तो जाके वो मास्टर है, वो संस्था है। ऐसा काम करती है ये संस्था। महावीर बताएगा, देखिए महावीर के परसेंट कम नहीं है, ये कह रहा है 63.20 कम है, 60.20 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए साइंस के अंदर। अब देखो ये तो नहीं है कि जो 90% लेके आ गया उसके बराबर जो 60% लाया हो जाए, धीरे धीरे जाएगा, ये अपनी दिमाग की क्षमता के आधार पे काम करेगा। फिर भी अच्छे परसेंट है महावीर के, और महावीर अपने मन की बात कह दे इस संस्था के सामने और इस संस्था के बच्चों के सामने, और हो सके बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे समाज के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे और बाद में वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे। महावीर जो भी आपको अच्छा बताया सर, थोड़ी कमी हमें लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ आके खड़े होने में भी इतनी हिम्मत जताई, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी से उठने की हिम्मत नहीं होती। ये थे हमारे 12th क्लास के बच्चे। कुछ बच्चे थे जो यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि ये कार्यक्रम अचानक से बना था। कोई बात नहीं, वो जब भी आएंगे आपसे जरूर उनसे मिलेंगे। अब इसके बाद में हमारे बीच में 8वीं क्लास के भी बहुत सारे होनहार बच्चे हैं और कुछ तो बच्चे ऐसे जो 5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं इस संस्था की सबसे पुरानी बालिकाएं 2 राधा और सृष्टि। कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि वो जुड़वा बहनें हैं, वो जुड़वा भाई हैं, या टोलियां होती है वो कभी भी ना, तो पहले हम छोटे हुआ करते थे तो लड़ लिया करते थे, 2 दिन साथ में जाते, पार्टी के लिए लड़ लेते थे, बर्थडे के लिए लड़ लेते थे, पैसे के लिए लड़ लेते थे। मैं 2019 से यहाँ संस्था चला रहा हूँ, ऐसी ऐसी बहुत सारी जोड़ियां देख रहा हूँ जो ना तो भाई बहन है ना उनकी जातियां हैं एक जैसी, वो अच्छे दोस्त हैं और वो ऐसे आते जाते हैं, साथ में ऐसे रहते हैं और उनके माता पिता भी ऐसे लगते हैं, उनको लेने आते हैं जैसा लगता है कि ये दोनों के ही गार्जियन होंगे, तो उनको भी उनका भी पता नहीं चलता कि ये 2 अलग अलग लोगों की संतान है। तो ऐसी भी बहुत सारी जोड़ियां हैं, उनमें से एक जोड़ी है राधा और सृष्टि। या तो जोड़ी थी राधा और कृष्ण जी की और यहाँ पे जोड़ी है राधा और तो मैं पहले सृष्टि को बुलाना चाहूंगा। सृष्टि आए और जो भी सीखा जो भी आपसे छोटे भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बड़े भी उपस्थित हैं, आपके सारे शिक्षक भी उपस्थित हैं यहाँ पे। सृष्टि आए और इस संस्था के माध्यम से आप सबको बताएं कि उसकी सफलता का क्या रहस्य है और उसने A ग्रेड प्राप्त किया तो कैसे प्राप्त किया और उसकी उम्मीदें थी तो कैसी उम्मीदें थी। सृष्टि विष्णु सृष्टि राम के नाम से राजा करनी चाहती है। सृष्टि शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। हम बोलना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे और हम लोगों की जबान बंद करना भी सिखाएंगे जो इस समाज के अंदर बालिकाओं के लिए कुछ गलत बातें बोलते हैं और बालिकाओं को पढ़ाई करने से रोकते हैं। ऐसे लोग बालिकाओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिससे बालिकाएं होती है वो डिप्रेशन में जाती है और वो पढ़ने के लिए अपनी अच्छी जगह पे नहीं जा सकती। इसके बाद में इसी जोड़ी में से राधा को बुलाना चाहूँगा। राधा चौधरी आए और इस संस्था के माध्यम से आपको बताए
कि इसने 5वीं से लेकर आज 8वीं तक क्या सीखा और क्या पढ़ा, और इसने A ग्रेड प्राप्त की तो कैसे प्राप्त की। शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धीरे धीरे 1 सीढ़ी चढ़ेंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, अंततः अभी तक ये बालिका हमारे पास में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल पढ़ेगी, और जिस दिन इसका 12वीं का रिजल्ट आएगा उस दिन मनोज की तरह, मंजू की तरह ये दाढ़ दी जाएगी। ऐसा मैं वादा करता हूँ, ये बालिका को ये करके दिखाएंगे कि मैंने क्या किया इस संस्था में और क्या किया। इसके बाद में ऐसे 2 जोड़ीदार, 2 भाई बहन, रिंकू और करण। किसी एक का नाम लेना होता है तो दोनों का ही नाम साथ में आता है। बुलाना रिंकू को होता है तो क्या रिंकू करण को बुला। तो ये भी भाई बहन की जोड़ी है, और दोनों की ऐसी जोड़ी है कि अच्छे नंबर प्राप्त किए, दोनों ने A ग्रेड प्राप्त की है। तो सबसे पहले मैं रिंकू को बुलाऊंगा। रिंकू आए और बताए कि इस जोड़ी ने कैसे ये ग्रेड प्राप्त की और कैसे सफलता प्राप्त की। इससे पहले मैं बता दूं, इनकी बहन कविता दर्ड भी यहाँ से पढ़ती हुई है। कविता दर्ड ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे। 10वीं के अंदर बहुत अच्छे % प्राप्त किए, 12वीं के अंदर बहुत अच्छे, 12वीं के अंदर तो यहाँ की टॉप थी, 93% थे, और आदर्श स्कूल की भी टॉप थी। तो मैं रिंकू को बुलाना चाहूँगा। रिंकू आए और इस संस्था के माध्यम से इन छोटे बच्चों को और इन बड़े बच्चों को भी प्रेरित करें कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी शिक्षकों को मेरी ओर से धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ाया यहाँ पे अपने मन से, और मैं आगे की पढ़ाई यहाँ पे करना चाहूँगी। रिंकू कह रही है मैं आगे की पढ़ाई यहीं से करूंगी। 1 मिनट करो। जब भी मेरे को बच्चे कहते हैं कि सर कल ऐसा होना चाहिए, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि कल किसने देखा है, कल आएगा तब बात करेंगे। अब उनको हमारे पास कल पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी वो तो वक्त बताएगा, और इस संस्था से जो लगाव है वो बताएगा। पर बहुत धन्यवाद इस रिंकू का कि इसने वादा किया इस मंच के माध्यम से कि मैं जितनी भी पढ़ाई करूंगी 12वीं तक की इस संस्था के माध्यम से करूंगी। जोरदार तालियां एक बार। इसी जोड़ी में से भाई करण को बुलाना चाहूंगा। करण आए और करण में इस संस्था के माध्यम से इन बच्चों को बताए कि हम जोड़ी को कैसे सफलता प्राप्त की है। भाई बहन होते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि भाई बहन लड़ते हैं, घर में तो यही लड़ते होंगे। मैंने बहुत देखा है संस्थाओं के अंदर आते हैं तो भाई बहन लड़ते हैं, साथ में नहीं जाते, घर आते जाते नहीं साथ में। ये जोड़ी ऐसी है, बहन 1 मिनट पीछे रह जाए तो भाई आगे नहीं जाता उसको वापस आके, और भाई पीछे रह जाता तो बहन कहती है करण नहीं आया। तो ये ऐसी जोड़ी है रिंकू और तो करण बताएगा कि सफलता का क्या राज है और भाई बहनों की लड़ाई नहीं होती इतनी, इसका क्या राज है। सबको ऐसे ही रहना चाहिए, भाई बहन में ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सभी शिक्षकों को मेरा धन्यवाद, और सबसे ज्यादा मेरा धन्यवाद रामस्वरूप जी और सुभाष सर को। महावीर जी और रामस्वरूप जी ने हमें पढ़ाया भी और साथ में संडे के टेस्ट इसके कारण हमारे अच्छे अंक आए, और कुछ घर पे तैयारी की और कुछ आगे और कुछ वाले ने बता दिया।
ये बात होती है। देखिए थोड़ा सा थोड़ा सा धमकाना पड़ता है। वो कहते हैं ना भय बिन प्रीत न हो, भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। तो फिर थोड़ा सा डराए धमकाए बिना तो लाइन पे नहीं आ सकते बच्चे। तो लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। इसके बाद में 2 बहनें और आती थी 8वीं क्लास के अंदर। आती थी क्या आती है अभी, सुमित्रा और प्रियंका। और 2 5वीं के अंदर 2 भाई आते थे इनके, रामनिवास और तुलसी। ये इतनी अच्छी खतरनाक वाली जोड़ियां हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये समाज बदल रहा है, ये कॉलोनी बदल रही है। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, इस संस्था के अंदर भी ऐसी जोड़ियां आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ न कुछ लोग सीख के ही जाएंगे। ये भी बहन भाई नहीं करते कभी भी, और बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। इन 4 बहन भाइयों में से आज यहाँ पे प्रियंका उपस्थित है। प्रियंका को मैं मंच पे बुलाऊंगा, मंच पे आए और बताएं कि कैसे इसने A ग्रेड प्राप्त की। जब इसको यहाँ छोड़ने आए थे इनके दादाजी, तो उन्होंने कहा था कि बालिका इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है, हिंदी मीडियम समझ में आएगी या नहीं आएगी। ऐसे माता पिता और ऐसे गार्जियन जो ये कहते हैं कि ये आपके ही बच्चे हैं, आप जानो और आपका काम जाने, हमें तो पढ़ाई से मतलब है और हमें तो रिजल्ट से मतलब है, और उस बच्चों के लाइन से ना भटके वो बच्चे, आप जानो और आपका काम जाने, कैसे ही पढ़ाओगे। इनके दादाजी आए छोड़ने इनको, और उन्होंने कहा कि हमने तो अब आपके भरोसे छोड़ दिया इनको, ये 4 बहन भाई है, आप जानो और आपका काम जाने। और इन 4 बहन भाइयों में जो प्रियंका है इसने A ग्रेड प्राप्त की है, दूसरी इसकी बहन जिसने B ग्रेड प्राप्त की है। बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए इन्होंने, और 5वीं का भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो आपके सामने प्रियंका उपस्थित है। प्रियंका बताएगी इस संस्था के अंदर आके 10-11 महीनों में क्या सीखा और कैसे पढ़ाई। कोई बात नहीं, ये बालिका अभी आई है तो धीरे धीरे इसको भी सिखा देंगे। अभी आगे 4 साल बाकी पड़े हमारे पास में, 4 सालों के अंदर ऐसा बना देंगे कि आप देखना लास्ट में 12वीं के अंदर ये ऐसे ही जोश और जज्बे के साथ बोल के जाएगी। ऐसा ये संस्था वादा करती है, ऐसा इस संस्था के शिक्षक वादा करते हैं, और इस संस्था की टीम वादा करती है कि इन बच्चों को हमेशा तैयार करें। अब इसके बाद में हमारे बच्चे थे, सारे बच्चों ने बोला हाँ एक बात हो रही है, यहाँ पे पवन और सोनू ये भी एक जोड़ी है, नाम भी कितना शानदार है पवन और। ये नाम ऐसे बार-बार लेते हैं तो उस जोड़ी के अंदर भी साथ में मिलता है, एक को बुलाना होता है तो दूसरे का नाम अपने आप ही आता है। पवन और सोनू भी दोनों भाई भाई है। पहले इनके दादी जी छोड़ने आए थे इनको, जब पवन 8वीं क्लास में था और 7वीं में था, पवन 7वीं क्लास में था और सोनू 5वीं क्लास में था। उस समय इनके दादी जी हमारे पास छोड़ने आए थे। दादी जी आए थे छोड़ने तो 15 दिन ये बच्चे पढ़े हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जब एनुअल फंक्शन हुआ था, यूट्यूब के ऊपर भी आप जाके देखना, उसके अंदर मेहमान थे हमारे पूर्व वीडियो थे श्रीमान भवनलाल जी बिश्नोई, और वर्तमान में वो राशि सर विलेश्वर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है। उन्होंने वो 75-80 साल के हैं, उन्होंने जो सारा समय व्यतीत किया शिक्षा के अंदर व्यतीत किया। उन्होंने बताया कि जब साल एंड होता है और हम गार्जियन को फोन करते हैं कि आप आओ और भाई बच्चे की फीस जमा कराओ, अपनी टीसियां ले जाओ, मार्कशीट ले जाओ, तो उस समय गार्जियन आती है और एक ही बात कहते हैं, मैं इतनी बड़ी स्कूल चला रहा हूँ उन्होंने बताया, तो एक ही बात बोलते हैं कि आपने पढ़ाया ही क्या है कि हम इतनी सारी आपको फीस देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम एक ही बात उनको कहते हैं कि भाई हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो आपने क्यों इनको 10-11 महीने हमारे पास में भेजा? आपको पता चल गया 1-2 बार में कि यहाँ पढ़ाई नहीं, तो फिर आपने इनको यहाँ भेजा ही क्यों? तो लोग यहाँ पे फीस को ज्यादा महत्व देते, वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या सिखा रहे, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसा ही कुछ पवन सोनू के साथ में हुआ। दादी जी ने कहा कि इतनी तो फीस क्यों नहीं देवांगे,
अब नहीं दोगे तो भाई मजबूरियाँ होती है, हम कम पैसों के अंदर अगर बच्चों को थोड़ा सा ले भी लें, हालांकि हमारी सबसे कम फीस है। इस एरिया की कोचिंगों को देखें तो सबसे कम फीस है हमारी संस्था की। हाँ, ये अलग बात है कि कोई नया जो नया शिक्षक है वो कोचिंग खोल ले और वो कह दे कि हमारी उनसे 100 रुपये फीस कम है, हमारी उनसे 1000 रुपये फीस कम है। अरे भाई, वहाँ फीस तो कम है पर वहाँ पढ़ाने वाले कितने बड़े हैं, कितने कम हैं। यहाँ पे शिक्षकों को जो यहाँ पढ़ाते हैं, इन्होंने बैचलर डिग्रियाँ कर रखी है, इन्होंने मास्टर डिग्रियाँ कर रखी है और फिर आपको पढ़ाते हैं ये लोग। तो तुम लोग पढ़ाते हो तो वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है और शिक्षा में क्या गुणवत्ता है वो नहीं देखते। कहते हैं कि हमारी फीस 1000 रुपये कम, आप इधर आ जाओ, और वो पूरी की पूरी भीड़ है वो कहाँ चली जाती है 1000 रुपये कम वाले के पास। उनको तब पता चलता है जब परिणाम आता है और जब उनका बच्चा लाइन से बिगड़ जाता है। हम सारे जो बच्चे उनके घर से संपर्क रखते हैं, उनके घर वालों को बताते रहते हैं कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, आपका बच्चा इस दिन नहीं आया। मेरे से जिस दिन बच्चा इस संस्था में प्रवेश करे उस दिन से लेकर जिस दिन इस संस्था से निकले उस दिन का पूरा का पूरा उसका विवरण दे सकता हूँ कि कितनी उसकी हाजिरी है हमारे पास में, कब वो इस संस्था से बाहर निकला और कब इस संस्था के अंदर आया। अगर वो आधे घंटे के लिए छुट्टी लेके अगर जाता है तो मेरे रजिस्टर के अंदर ये बात मेंशन होती है कि ये फलाना बच्चा इस समय जा रहा है और इस समय वापस आएगा। ये बात होती है इस संस्था की और इस संस्था के बच्चों की। तो इसी के साथ उन बच्चों को, पवन सोनू को 15 दिन के बाद में वापस निकाल दिया गया, हमारे पास में नहीं भेजा गया। अगले साल सोनू 7th में 6 में आ गया और पवन 8th में आ गया। तो दादी जी इसके और इसके पिताजी साथ में आए और उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं ऐसे कौन मास्टर है जो फीस नहीं मांगते हैं, नहीं करते। तो वो आए, उन्होंने कहा कि अरे, हालांकि मैं उनको नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने कहा कि समाज जी है क्या फीस में नहीं मानते, क्या नहीं करते, ये लो पैसे और ये लो बच्चे, आप जानो और आपका काम जाने। आप मेरे को केवल इस तारीख को फोन कर देना कि इन बच्चों की फीस करवानी है, मैं अपने आप कर दूंगा और आप इन बच्चों को पढ़ाओ। तो मैंने इन बच्चों को पढ़ाया और आज जब मैंने इनके पिताजी को फोन किया, हमारी संस्था ने जो फोन किया, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, और इनके दादी जी को भी बुला के कभी बात करेंगे, उनके चेहरे पे भी जैसी खुशी है, आज की खुशी इसके चेहरे पे क्या है। पवन ने एक डेट प्राप्त करी है इस संस्था में पढ़ के, और कैसे प्राप्त की वो पवन ही बता सकता है। और एक बात और बता दूं, क्योंकि अपने वाले बच्चे हो ये बड़े हो, बहकावे में आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कह देते कोई, तो वो कह देते कि हम तो वहां जाएंगे। तो ये पवन बताएगा अपने श्रीमुख से कि बीच में इसने 2 महीने छुट्टी भी रखी थी और ये कहीं और भी पढ़ने के लिए गया था, वापस इसके पिताजी ने यहाँ पे भेजा, उसका भी क्या राज था और आज सफलता का क्या राज है वो भी ये पवन बताएगा। पवन आगे आए और बताए इन सारों को संस्था के माध्यम से सारी बातों का क्या रहस्य है। बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे सब हम सिखा देंगे, बोलना भी सिखा देंगे, आगे आना भी सिखा देंगे, खड़ा रहना भी सिखा देंगे और अच्छा रिजल्ट देना भी सिखा देंगे। अब आज आगे आया है पवन, कल ये बोलेगा भी, परसों ये दाढ़ेगा भी और अगले दिन ये पूरी कॉलोनी और ये पूरा देश सलाम करेगा। पवन, मैं अपने सभी गुरुजनों और को साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से मुझे पढ़ाया, जिसके कारण मुझे एक ग्रेड प्राप्त हुई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो ये था, ये बालक जगह से भी नहीं उड़ना चाह रहा था और आगे आके जब बोला तो आपको लगा तो ये थोड़ी भी हिचकिचाहट हो इसके मन में, इतना जोश से बोला और ये जोश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सफलता की सीढ़ियाँ सीधी, पहली सीढ़ी से अगर ऊपर वाली सीढ़ी तक जाओगे तो दांत टूट जाएंगे, वो 32 के 32 दोबारा लगाने पड़ेंगे। और अगर एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे तो वो दांत भी निकलते जाएंगे, आपकी सुंदरता भी निकलती जाएगी और आपकी सफलता है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये थे हमारे 12वीं क्लास के और 8वीं क्लास के बच्चे, जिन्होंने आपके सामने दिखाया क्या रिजल्ट था और इस समाज को दिखाया कि हमने क्या पढ़ा और यहाँ क्या पढ़ाया। ये कॉलोनी पढ़ाई के मामले में थोड़ी पिछड़ी हुई है, पर
हम जैसी संस्था, हमारे जैसी संस्था यहाँ आ जाए, हमारे जैसे शिक्षक यहाँ जुड़ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस संस्था के यहाँ पे नाम चलेंगे और इस संस्था का हर बच्चा इस संस्था का मिलेगा आपको कि कहाँ पे जाते हो, इसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं। ये सीप, ये सीप का मतलब एक ऐसा जीव जो इतने कीमती मोती बना दे। इस कॉलोनी को मैं कह रहा हूँ, अगर ये संस्था ऐसी प्रगति करती रही तो आने वाले सालों के अंदर यहाँ से इतने मोती बना दूंगा और मेरी टीम इतने मोती बना देगी कि यहाँ से वो लोग जो ऐसी बातें करते उनके मुंह बंद हो जाएंगे और उनको ये कॉलोनी छोड़ के कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा कि हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं। कि जिनसे ये नहीं देखा जा सकता वो अपनी आंखें दान कर दे, पर ये संस्था तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी और ऐसे ही बुलंदियां हासिल करती जाएगी। तो ये 2 के महीने से संस्था निकलेगी और एक 2 के महीने से ये संस्था अब इसके बाद में बारी आती है उन शिक्षकों की जो लगभग तो यहाँ शिक्षक है वो पुराने समय से जुड़े हुए, उनकी तो बातें होती रहती है। वैसे समय भी बहुत ज्यादा हो गया, 11 बजे तक का समय था, फिर भी चलता है क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये आसपास के लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो उनको सबको पता चल रहा है कि वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि अपने जाए। एक जोश आ जाना चाहिए, इधर से बाहर निकलो तो भी वो जो लोग आपको देख के घर के अंदर घुस जाने चाहिए कि ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो लोग घुस जाने चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं, और वो बाहर आ जाने चाहिए जो इस संस्था के निमित्त अपनी श्रद्धा रखते हैं और ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। अब मैं उन शिक्षकों की बारी बारी से शिक्षकों के विचार सुनते हैं, वो शिक्षक क्या कहना चाहते हैं इस संस्था के बारे में, इस संस्था को चलाने वालों के बारे में, और वो शिक्षक इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं लोग कि इस संस्था के अंदर बच्चे ऐसे हैं, वैसे हैं, बिगड़े हुए हैं, वो है। लोग मुझे कहते हैं कि आपकी 2 बालिका है, आपकी 4 बालिका है, आपके 2 बालक वहाँ जर्दा खाते हैं, वहाँ गुटखा खाते हैं, आप उनको कोचिंग से निकाल दो। ये कहते हैं कि आप उसको कोचिंग से निकाल दो। अरे भाई कोचिंग से निकाल देंगे, आपके बच्चे, वो बच्चे आपके ही बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं वो। आप ये आके कहो कोचिंग के अंदर, ऐसा नहीं कहो कि उनको निकाल दो, आप आके ऐसा कहो कि वो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, वो लाइन से भटक रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रयास करो उनके लिए, आप कोई विशेष उनके लिए ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि वो बच्चे लाइन पे आए और वो बच्चे सुधरे। उन बच्चों को बदनाम करने से ज्यादा है कि अपन उन बच्चों को सुधारे और समाज भी उसमें साथ दे, और ये संस्था तो साथ देती है। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो बालकों के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। उन बच्चों को लाइन पे लाने का और उन बच्चों को सही दिशा देने का काम भी हमारा है। उन बच्चों को ना तो हमने सिखाया है, ना माँ बाप ने सिखाया है। उन लोगों की संगति थी, गलत लोगों के साथ में संगति हो गई, उसकी वजह से वो बच्चे वो लाइन से बिगड़ गए। तो उन बच्चों को लाइन में लाने के लिए उन बच्चों का और हमारा सहयोग करना चाहिए, ना कि उनको ऐसा कहना चाहिए कि संस्था से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो कुछ काम के नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब मैं इसी कड़ी के अंदर हमारे शिक्षकों का नंबर लगाता हूँ, और सबसे पहले सारे शिक्षक है वो इशारा कर रहे हैं, और जोश भी मुझे दिख रहा है उन शिक्षकों के अंदर जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से पवन जी स्वामी, देखिए जैसा मनोज ने कहा कि मोटा मोटी तो आदमी का उस टाइम ही पता चल जाता है जब उसको पहली बार देखा जाता है, फिर उसके अंदर क्या है उसके अंदर घुसना पड़ता है तब जाके पता चल जाता है। उसके चेहरे पे लिखा होता है, उसके चेहरे का तेज देख के बता सकते हैं कि वो आदमी कैसा है, वो बच्चा कैसा है, और वो शिक्षक कैसा है। पवन जी किसी दूसरे के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ पवन जी का, और पवन जी जब आए पहली बार मेरे से मिले और मेरे विद्यार्थियों से मिले और क्लास ली, तो उन बच्चों ने भी कह दिया और हमने भी कह दिया सर आपको जो चाहिए पैसे ले लो, हमारे तो संस्था के अंदर आपको ही पढ़ाना है बच्चों को और आपको ही ये रिजल्ट देखना है। और थोड़े समय के अंदर भी
इतना अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मैं कहूँ कि सबसे अच्छे अगर पीसीएम में नंबर देखे या पीसीबी में नंबर देखे तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो केमिस्ट्री के अंदर भी है। एक बार जोरदार तालियां कौन सी कीजिए। कौन सी आपको बताएंगे कि ये संस्था कैसी है, इस संस्था के बच्चे कैसे हैं, इस संस्था में जोश कैसा है। और यहाँ अगर कोई बच्चा बिना जोश के आए, कोई शिक्षक बिना जोश के आए तो उसमें कैसा जोश आ जाता है, वो आपको पवन जी बताएंगे। पवन जी स्वामी एमएससी केमिस्ट्री और बीएड है, ये बताएंगे आपको कि क्या राज है। एक बार सभी को नमस्कार। मैं पहली क्लास 5 अगस्त को ली थी ना, याद है क्या? 5 अगस्त को मैंने पहली क्लास ली थी। 12th क्लास के 5 अगस्त को पहली क्लास ली थी। तो 5 अगस्त को मैंने पहली क्लास ली थी। उससे पहले सर ने मेरे को कहा भी था कि सर पहले आओ। 2-3 बार फोन भी किया था 2 मंथ पहले। उस समय क्या मैं तो मेरी खुद की प्रिपरेशन कर रहा था मेरे को समय नहीं मिला और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इन बातों में अभी ध्यान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की एक कोचिंग क्लासेज है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ क्लास लेता था। तब यहाँ फिर आने का फिर सर ने फिर और फोन किया, फिर मेरे एग्जाम भी हो गए। एग्जाम होते ही मैंने कहा सर अब मैं फ्री हूँ, क्या अब तो आपने रख लिया होगा? सर ने कहा अरे सर आ जाओ आप कल ही आ जाओ सर। कल ही उसी दिन में 5 तारीख को 4 तारीख को वो बात हुई, 5 तारीख को मैं यहाँ आ गया पढ़ाने में। क्लास ली, क्लास लेते सर ने कहा ठीक है सर अब तो आपको यहाँ पर पढ़ाना ही है। मैंने कहा ठीक है सर। सुभाष जी से बात हुई, सुभाष जी का व्यवहार तो इतना अच्छा है कि लोगों को खींचता रहता है, अट्रैक्शन का है ना, प्लस माइनस वाला होता है ना, मैं माइनस वो प्लस तो उन्होंने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पढ़ाने का मेरे को सौभाग्य मिला, संचालक से अच्छा व्यवहार और उसी के साथ इतने अच्छे विद्यार्थी मिले, राज दुलारे मेरे आगे नेता रहे। तो 12वीं के विद्यार्थियों को मेहनत की गई। सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है 8वीं वाले विद्यार्थियों की, जो अभी राजस्थान में रिजल्ट रहा है 7.5% बच्चों ने ही क्या प्राप्त किए, A ग्रेड प्राप्त किए। उसी में हमारे संस्थान के इतने सारे विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त किए, तो बहुत अच्छा। मैं ज्यादा खुशी मेरे को 8वीं वाले बच्चों से हो रही है जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की होगी। क्या अपन की कोचिंग क्या है, उन सभी बच्चों के लिए है जो निम्न स्तर से आते हैं, जिसका सामाजिक घर का स्तर क्या थोड़ा नजदीक है। जैसे मेरे घर में मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, ना 12वीं क्लास में, ना 11वीं, ना 10वीं में कभी मैंने कोचिंग नहीं की। तब मेरे को ऐसी कोचिंग में पढ़ा के ज़्यादा आनंद आता है, मजा आता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। मेरे साथ जो मैंने जो तकनीक देखी थी मेरे जीवन में, जब मैं पढ़ाई के जाता था मेरे को भाई पकड़ के मेरे गाना में गए बिना माइक बहुत पकड़ के दर्द लगेंगे। ऐसे ही डांस आवाज ऐसी आता है इधर। हेलो हेलो यहाँ से पकड़ लो सर। थोड़ा बहुत सर से सीख गया मिल गया बहुत। तो 12वीं क्लास के बच्चों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। सर ने जो भी सब्जेक्ट है सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, बाकियों ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। महत्व इस बात का है कि जिस क्षेत्र से आप आ रहे हो उस क्षेत्र से आकर भी इतने अच्छे अंक लेके आना, है ना। मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे, जैसे कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ के राजस्थान के बीकानेर के, है ना, उनको भी। तो उनको भी पढ़ा कर उतना आनंद नहीं आता है मेरे को जिनको आपको पढ़ा कर आता है। ये क्या नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, मैं उस दिन जोड़ दूंगा पढ़ाना। वो भी मेरे को ऐसा कहा था पवन जी जैसा आप पढ़ाना चाहते हो वैसे पढ़ाओ, है ना।
जैसा आप, लेकिन वो भाव नहीं है उनके शिक्षक के प्रति जो भाव होने चाहिए उनके लिए। वो फीस तो दे देंगे, बहुत ज्यादा मूर्ति दे देंगे, है ना? हाँ, फिर वो वाले भाव उनके अंदर नहीं है कि इनको बढ़ा के लो। हाँ, मैं उनको बढ़ाता हूँ अपने लिए कि फीस के लिए बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है ना? यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर ऐसे बच्चों को बढ़ाने के बाद मैं वहाँ पर फीस की नहीं सोचता हूँ। सर को ऐसा बोला कि हाँ सर, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद है सर, अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई है तो मैं कितनी भी फीस में कैसे भी बढ़ा दूंगा। तो पढ़ाना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे बच्चों को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है जिनको शिक्षा की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के सर ने कहा था, जैसे बच्चे ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त किए, ज्यादा नहीं पढ़े हुए, मेरा यही मोटिव रहता है कि हमेशा ऐसे बच्चों को बढ़ाया जाए जिनको वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, जिनके पास पैसों की कमी से शिक्षा से वंचित ना रह जाए, है ना? वर्ष भर बच्चों ने मेहनत की है, वर्ष भर मैंने मारा है उनको। मैंने कहा ये वाली मार की गूंज तो सुनाई देगी जब आपके एग्जाम के रिजल्ट आएगा ना, तब आप सर ने सही तो मारा है। अगर सर के उस दिन मेरे को नहीं मारते, नहीं डांटते, हो सकता है आज ऐसा नहीं आई परिणाम। महावीर तो ऐसे कहता था, सर आते ही मेरे को ये मारने के लिए फिर उसके आज अच्छे अंक आए केमिस्ट्री में, तो इसका श्रेय उसी को है। मैं तो सबको बराबर बताता हूँ। मंच पर खड़ा होकर, क्लास में बोर्ड पर खड़ा होकर सभी को एक प्रकार की ही बात बताता हूँ, ना ही किसी दो स्टूडेंटों के अंदर मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरा ऐसे ही मानना है कि बच्चे हैं सभी बराबर है, चाहे 90 लेके आया है, चाहे 50% लेके आए, लेकिन मायने करते हैं उनका व्यवहार। जब भी कोई भी कार्यक्रम में हमेशा मैं ये कहता हूँ, जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% अपने आप को झोंक दो। जिसने अपने आप 100% इसके अंदर झोंक दिया तो उसके बाद में रिजल्ट का भी आनंद आएगा, अनुभव होगा कि हाँ सर ने कुछ कहा है, इतना कुछ तो सर जानते नहीं है, थोड़ी बहुत बातें मैंने सीखी है जीवन से, अपने अनुभव से। वो बताता रहता हूँ, जो मैंने गलतियाँ की है वो आप कभी वो गलती ना दोहराएं। आपको मेरे को कभी ऐसे शिक्षक नहीं मिले, ऐसे पथ दिखाने वाले नहीं मिले, है ना? तो आप सभी के मेरे जो भी अनुभव है मैं साझा करता रहता हूँ। आप सभी के साथ में मित्र व्यवहार रखता हूँ, हमेशा छोटे बहने छोटे भाई वैसे रखता हूँ। बड़े भाई मारते भी है, थोड़े बहुत मार भी खा लिया करो। यही मेरा कहना है कि एक लाइन है जो मैं वर्ष भर का जो मेहनत होता है उसको लेकर, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ही है परिणाम। आज के दिन का जो परिणाम है वो ये घोषित करता है कि वर्ष भर हमारे कदम निरंतर रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि एक दिन एग्जाम के दिन पढ़कर सफलता प्राप्त होगी, नहीं होगी, वर्ष भर पढ़ना पड़ेगा। आपके मैंने कहा था कि आपका रिजल्ट आएगा, आस पड़ोस के आंखें ताने है ना, फोन मिलाएंगे, फलाने के क्या रिजल्ट रहा। तो हमारा रिजल्ट ऐसा तो होना ही चाहिए कि उनको बता सकें यहाँ पढ़े और ऐसा रहा है। सर बच्चों ने कहा, जब मैंने केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाई तो बच्चों ने कहा कि स्कूल के सर बोलते हैं कि आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, नाम नहीं सुना कभी भी। मैंने कहा अब जाके बता देना कि हमारे इतने प्रतिशत नंबर केमिस्ट्री में आए और ये सर हमें क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ऐसा ही रिजल्ट की उम्मीद है कि 10th क्लास में भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अंतर्गत रिजल्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बच्चों के भाव, बच्चों संस्थान के प्रति भाव, उनका व्यवहार, उन्होंने क्या सीखा, व्यवहार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने संस्थान में आगे क्या सीखा है। कुछ मेरे में एकाधिक ऐसी कोई अच्छी होगी जो मैं आगे एक भी अच्छी आपको मिल गई, उसको आपने गोद बना के उसका अनुसरण कर लिया, क्या पता आप अच्छे जगह पहुंच जाओ, है ना? और इस संस्थान को हमेशा याद करते रहना, पवन सर को याद करते रहना। जैसा भी मैंने पढ़ाया सर के सहयोग से पढ़ाया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, केमिस्ट्री में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, तो 10वीं की साइंस के रिजल्ट की तो बात ही क्या करेंगे। जब आएगा तब पवन जी को और याद करेंगे और आपके सामने ये अपने विचार रखेंगे कि कैसे मैंने इनको पढ़ा। अब इसके बाद में, क्योंकि बात आज 12वीं के रिजल्ट की चल रही है और सम्मान 12वीं के बच्चों का ही किया जा रहा है, तो पहले उनकी बारी लगाई जाए जो इनको पढ़ाते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैडम है हमारी सुशीला जी हाड़ा में। हाड़ा चौहान पहले आपने सुने होंगे, इतने खतरनाक राजपूत, और ये भी इतने खतरनाक राजपूत है
जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर दिखा दिया है ना। तो मैं सुशीला जी को बुलाना चाहूँगा कि आप मंच पर आए और इन बच्चों को बताए और इस संस्था के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बताए कि इस संस्था का क्या रहस्य है और इस संस्था के बच्चों का क्या, कैसे वो पढ़ते हैं और कैसे वो बच्चे हैं। श्रीमती सुशीला जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो 12th की दोनों बहनें थी, बायो की बच्चियाँ दोनों ही अच्छी थी और खूब मेहनत करती थी। जितना काम दिया जाता था उनको उससे ज़्यादा ही करके लाती थी और इनमें एक जज्बा था कि इनको कुछ करके दिखाना था। मैंने भी इनको बोला था और बोला क्या था, डराया ये था कि आपके 100 में से 100 आने चाहिए। वो 100 में से 100 नहीं आए पर इन्होंने अपनी कोशिश पूरी की और मंजू के कुछ कारणवश प्रैक्टिकल के कारण 5 नंबर कम रह गए। बाकी उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम, मेहनत इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारे यहाँ के जो शिक्षक है, जो सुभाष सर है, पवन जी का तो कहना ही क्या है क्योंकि वो खुद ही आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं, तो बच्चों में संस्कारों की तो कमी रहने ही नहीं देते हैं। और यहाँ एक ये जो संस्था है इसमें एक परिवार जैसा माहौल है ना, माहौल परिवार जैसा होना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, पढ़ने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके परिवार वाले भी बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, यहाँ क्या है, छोटी सी संस्था है, ये वो है, कमरे में पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाना या जगह महत्व तो नहीं रखती है, जिससे इससे ज्यादा आपका उस संस्था में मन से बैठना पहले तो यही जरूरी है कि आप वहाँ अच्छे ढंग से बैठे हैं क्या, कंफर्ट फील कर रहे हैं क्या, आप उनसे सवाल कर सकते हैं क्या। सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, 100-150 की भीड़ इकट्ठी कर रखी है लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है, सर ने बढ़ा दिया, आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सर से पूछ सको कि सर ये कैसे हो गया। हाँ, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको 65,000 में भी पढ़ाएगी, 50 में भी पढ़ाएगी, लाख में भी पढ़ाएगी, ठीक है, लेकिन आप एक भीड़ की तरह बैठ जाना, जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो वहाँ बैठ जाना आराम से और वो प्रवचन सुन के अपने घर जाना और फिर खुद मेहनत करना। मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ी सी बात मैं समझाना चाहूँगी कि जो 1 लाख लेगा या 65,000 लेगा या 50,000 लेगा, क्या वो जड़ी बूटी घोल के पिलाएगा क्या, या खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद को पता है, खुद समझदार है कि मेहनत हमारी होगी, वो सिर्फ पथ दिखाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, मेहनत बच्चों की होती है। शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को मार्ग दिखा सकते हैं और शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चों को पथ नहीं दिखा सकते, पथ से भ्रष्ट कर सकते हैं। मोटी फीस लेना ही एम नहीं होता है, पर बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाना भी एम होता है। सुभाष सर की जो ये संस्था है इसमें इतनी कोई मुझे नहीं लगता कि फीस होगी या सर के कुछ बचता होगा। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि सर के उधार वाले बहुत होंगे कि सर उस दिन उस प्रोग्राम के लिए लिया था, उस दिन उसके लिए लिया था, कुछ बच्चे नहीं बच्चे मुझे पता नहीं है। हर फैकल्टी के लिए सर ने एक टीचर रख रखा है, इसलिए कोई नहीं पूछता है कि सर इनको कितना पेमेंट है, उनको कितना है। कम से कम 8-10 टीचर यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ कोई गिने चुने मिल के वही पढ़ाते रहते हैं। 4 से इंस्टीट्यूट चलता रहता है पर फीस से चलती है। अभी थोड़े दिन पहले साल जब शुरू हुआ था तो मेरी भतीजी है, उसको साइंस दिलाने का था और वो बच्ची अच्छी है, वो कभी भी गई नहीं है ट्यूशन, लेकिन उसने अपने खुद की मेहनत से 10th में 82% लाई थी वो घर पर पढ़कर, ठीक है। उसको मैंने कहा मुझे साइंस लेनी चाहिए क्योंकि मैं खुद साइंस की हूँ, मुझे लगा ये कर सकती है, लेकिन वो JSC गई थी। JSC गई, वहाँ पर जो सर ने पढ़ाया वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को साथ पढ़ाते हैं। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको दूसरे दिन जाने को बोला, वो बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, वो सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा है और उसी अनुसार पढ़ाते हैं। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई वो पूछे और डर इतना बैठ गया कि उसने आर्ट्स ले। तो एक मतलब अगर उस बच्ची को सही राह मिलती तो मेरे कहने मात्र से तो होता नहीं है, क्योंकि घर वालों की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, ठीक है। एक टीचर होता है वो स्टूडेंट के व्यवहार में चेंज ला सकता है। दूसरा मेरे खुद का एक बेटा है जो कि यहाँ से 9th की है उसने, ठीक है, तो उसके भी मित्र होंगे जैसे आप लोगों के मित्र हैं, तो मित्र मिलते हैं तो बोलते हैं कि
अब आगे का क्या सोचा है, 10th है तो हमें बहुत अच्छे नंबर लाने है ना। वो मैं मम्मी 80% लाऊंगा, 85 लाऊंगा, बना के बताऊंगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे फाउंडेशन भेजना है। उसने परमानेंट नाम लेके बताया फाउंडेशन भेजना है। मैंने कहा उससे क्या होगा कि वहाँ पर सारे जाते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। मैंने कहा सुभाष करवाने को जाना है, ठीक है तो वहीं जाना है। मेरे से तो ना तो मैं भेजूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है तो मुझे पता है कि वहाँ जाके वो बच्चा डर के बैठ जाएगा, ना कि वो पूछ पाएगा। मुझे मेरे बच्चे का पता है। मैंने सर को भी बहुत बार बोला था कि ये थोड़ा सा आलसी है, इसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा ना, फिर ये काम करेगा। और धक्का लगभग लगाना भी जरूरी होता है, मार भी जरूरी होती है, फटकार भी जरूरी होती है, प्यार भी जरूरी होता है। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है पढ़ लिया, किसी ने पूछा तो ठीक है। मैंने कहा तू वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता, तो हो सकता है आप लोगों की भी समस्या हो, वही बता देती हूँ। वो रोज संडे टेस्ट लेते हैं, फार्मिंग होती है, ठीक है ना। तो टेस्ट तो सर लेते हैं ना, तो सर का कोई वो नहीं है कि सर को कुछ फायदा हो रहा है, फायदा आपका होता है। सर टेस्ट लेते हैं, सर तो 3-4 बजे तक जागते रहते हैं। पहले टीचर से टेस्ट बनवाते हैं, फिर छापते हैं, फिर छाप कर आपको टेस्ट पूरा तैयार करते हैं, पेज निकालते हैं, इनके पेज भी लगते हैं। कागज कितना महंगा है आप भी जानते होंगे, रजिस्टर खरीदते हैं तो भी कितने का पड़ता है। तो सर क्या करते हैं, पूरे सिस्टम से, इतनी छोटी सी इंस्टीट्यूट को भी पूरे सिस्टम से संडे टेस्ट लेते हैं। तो इनका कोई वो खुद का कोई वो नहीं है कि टेस्ट लेते हैं तो इनका कुछ फायदा होता होगा। फायदा बच्चों का होता है टेस्ट लेने से, तो उसका तो ये डर है कि सर टेस्ट लेंगे, नंबर कमाएंगे, मारेंगे। तो तपोगे जब तो निखरोगे ना, बिना तपे तो कोई नहीं निखरता है, ठीक है। और वो चाहे कुछ भी कहें, चाहे बोले फाउंडेशन जाऊंगा या JSC जाऊंगा, भाई नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, ना तो मैं इतनी फीस दे सकती हूँ और ना ही मुझे देनी है। क्यों फालतू का पैसा अगर है तो किसी अच्छे काम में लगाए ना, उनको देने से क्या है। उन्होंने तो मेरे वो जो भतीजे को लेके उन्होंने कहा 65,000 रुपए फीस लगेगी, 65,000 का वो रिजल्ट दे देते क्या। वो बच्ची खुद आज अगर उसको अच्छे मार्गदर्शक मिल जाते तो वो बच्ची खुद 90% वाली है। अभी उसकी 91% है, मैं मानती हूँ चलो 11th है कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पढ़ के ऐसा कर सकती है। मैंने तो अभी भी उसको बोला कोई नहीं आर्ट्स लेगी, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए तो एक अच्छे पथ दिखाने वाले के पास जाना, ऐसे नहीं पथ भटकाने वाले के पास जाए। हम उनको पैसे भी देते हैं, हमारा रिजल्ट भी नहीं है, बोलने वाले सब बोलेंगे, सबका काम होता है सबको गलत राह पर चलाना। लेकिन हम क्या चाहते हैं और हमारे परिवार की स्थिति क्या है, वो कितना हमारे लिए कर सकते हैं। किसी पर ज्यादा बोझ देना भी नहीं। आपके परिवार वाले पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो कैसे पढ़ा रहे हैं, किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं, कभी उनसे बैठ कर पूछना। पर मोटी फीस देने से कुछ भी नहीं होता है ना। जिसको करना होता है वो करके दिखा देता है, और जो करने वाला होता है ना वो तो बिना इंस्टीट्यूट के भी कर लेता है। बस इतना इंस्टीट्यूट से हमें थोड़ी सी राह मिल जाती है, और वो राह है और वो जो रास्ता है, वो जो मंजिल है, मुझे नहीं लगता कि सर की जो इंस्टीट्यूट है इसके अलावा आपको कहीं मिलेगी। यहाँ जो शिक्षक है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। तो मेरा तो यही कहना है, मैं तो अपने बच्चे को यही भेजूंगी, चाहे कैसे भी आए, नहीं आए तो मैं तो पीठ के लाके छोड़ के जाऊंगी। सर जाने सरकार देखिए, हमें पता है कि संडे के टेस्ट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। हमारे टेस्ट ही ऐसे होते हैं, सिस्टम से सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि हम मर्जी 5% को ही उठाए लिख दिए बस काम नहीं। वो शिक्षक को जो यहाँ काम करता है उसको भी जोर आता है टेस्ट बनाने के अंदर। बाद में जो छापता है उस टेस्ट को उसको भी जोर आता है, जो प्रिंट निकालता है उसको भी जोर आता है, और जो फिर वो टेस्ट देता है उसको भी जोर आता है, और उसके बाद में कॉपियाँ चेक करने वाले को भी जोर आता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे ऐसी नई किताबें बना देते हैं, पता नहीं हो गई साइंस कोर्स वाली प्रश्नावली होती है, उसमें पता नहीं कोई एक नई गणित की रचना कर देते हैं। हमने तो आज तक MSc कर ली, पर MSc में भी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा कुछ होता है। वो ऊपर नीचे साइन को स्टेट बोर्ड को करके एक पेज भर देते हैं, हम उसको चेक करें तो भी करें, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है पूरी। तो ये जो टेस्ट का और हमारा जो इंस्टीट्यूट चलाने का जो तरीका है वो अच्छा तरीका है। हमें 10-15 बच्चे यहाँ अगर कह दें
तो उनसे हम ये टेस्ट वाला सिस्टम बंद नहीं कर सकते और हमारा जो टाइमिंग वाला सिस्टम बंद नहीं कर सकते। हमारा फिक्स टाइम है कि 9 से 11 टेस्ट होना है तो 9 से 11 ही टेस्ट होना है। अब कोई कहे कि ज़्यादा सर्दी है, कोई कहे ज़्यादा गर्मी है, हमें उससे लेना देना नहीं। जिसको कुछ करना है वो जब बुलाएंगे तब आएगा और जो इंस्टीट्यूट के नियम है वो नियम पालन करेगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरे अंदर इतनी भावना है और मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ। मैं पढ़ाई के मामले में किसी बात में थोड़ी बात ऊपर नीचे नहीं करता, फीस के मामले में ऊपर नीचे जरूर कर लेता हूँ। अगर मुझे 10,000 की जगह कोई 5,000 भी देगा तो मैं उसको खुशी खुशी ग्रहण कर लूँगा, और अगर कोई नहीं भी देगा तो भी उस बच्चे को कभी आज तक नहीं निकाला कि किसी ने फीस नहीं दी और फीस की वजह से यहाँ से बच्चे को निकाल दिया गया। फीस के अंदर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, पर पढ़ाई के अंदर ना तो इस संस्था का कोई शिक्षक करता और ना ही ये संस्था करती और ना ही ये करेगी। इस टेस्ट के बल पर ही हमारी ये संस्था चलती है और ये परिणाम होती है। हमारी संस्था के जो पेपर छपते हैं उन पेपरों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ करना है, जोश आ जाता है। नहीं तो ये होता है रोड पे 5% संस्थाओं में जाओ, रोड पे 5% लिख देंगे, सारे उतारो और टेस्ट दे दो। हर सब्जेक्ट के अलग अलग डिजाइन में पेपर डिजाइन होते हैं और फिर वो जब बच्चा उस पेपर को देखता है तो पहले तो जोश उस पेपर को देखते ही आ जाता है और बाद में उसके अंदर जो बातें होती है और वो बच्चा पढ़ रखा होता है वो देखता है। इसके बाद में आगे बारी आती है रामस्वरूप जी की। रामस्वरूप जी तैयार है, रामस्वरूप जी बिजारनिया भी वैसे तो 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए। वो केवल अपने बच्चों तक नहीं रहेंगे, वो विचार इस पूरी कॉलोनी में जाएंगे, पूरे सोशल मीडिया पे जाएंगे। बहुत सारे लोग इन बातों पे विरोध भी करेंगे, विरोधी बातें भी बोलेंगे, तो उन लोगों के लिए बोलना है अपने को, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अपन अपना कर्म करते जाए, फल की चिंता ना रखे। फल जो आ रहा है वो अपने कार्यों के अंदर है, बच्चों के चेहरों पे है और भगवान के पास में है। तो मैं रामस्वरूप जी बिजारनिया जो यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उनको बुलाऊंगा आए और अपने हमने देखा तो केमिस्ट्री के बाद में सबसे ज्यादा जो नंबर है वो इंग्लिश के अंदर। तो कल ही उन्होंने कहा था कि बच्चे आपने मिठाई लाके तैयार नहीं रखी, हमने बोनस नहीं दिया हमारे इतने अच्छे नंबर। तो मैंने उनको कहा भाई कल बच्चे आएंगे तो मिठाई लाके तैयार रखेंगे। तो हो सके बच्चे मिठाई लेके आए और उनके सर के लिए मिठाई तैयार रखे, जो भी मिठाई वो तैयार रखी और दोस्त तैयार रखे। जोरदार स्वागत करना उनका। अभी 5-7 मिनट में आ रहे मगर हम तब तक में अभी हमारा जो पीछे के सीट पे बैठे हैं बच्चे 8वीं क्लास के, उनके अंदर जो सहयोग रहा उन शिक्षकों को भी बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मक्का राम जी को बुलाता हूँ। मक्का राम जी भी हमारे साथ में बहुत समय से यहाँ जुड़े हुए और अभी डिग्री चल रही है। अब हो सके उनका पहले विचार था या नहीं था, जब हमारे पास में आए थे सर बीएससी थे, सर ने कहा एमएससी करूंगा मैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, एमएससी करोगे तो एमएससी करनी चाहिए। और जब एनुअल फंक्शन हुआ था, हमारे एंकर थे श्रीमान रामस्वरूप जी विष्णु, उन्होंने भी कहा था कि एमएससी के लोग ढूंढे ही नहीं मिलते। यहाँ 2 तो पहले एमएससी से हैं और तीसरा नाम होता राम जी का है और जल्दी एमएससी के अंदर ये नाम भी जुड़ जाएगा। तो मगर राम जी ने कहा कि पढ़ाने के लिए जरूरी है बीएड, तो पहले मैं बैचलर डिग्री करूंगा और फिर मास्टर डिग्री करूंगा। आज मगर राम जी की बैचलर डिग्री चल रही है, 3 साल पूरा होने वाला है और जल्दी से बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री भी करेंगे। और इतना अच्छा सहयोग दिया वो तो ये बच्चे बता सकते हैं, इनका रिजल्ट बता सकता है और अब मगर राम जी खुद बता सकते हैं इन बातों का। हाँ अब स्टार्ट है सर। धन्यवाद सर। सभी बच्चों का जो ये बाहर के अंदर जो बच्चे हैं इनका जो इसमें बने हैं,
ये हार्दिक बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और यहाँ भी बच्चों के भी बहुत अच्छे नंबर धीरे बोल रहे आए। हैं, ये भी दूर है थोड़ा सा। अच्छा सहयोग रहा है बच्चों का भी पढ़ाई के अंदर। पूरे साल बहुत मेहनत की है, शुरू से भी ये बच्चियाँ लगन से पढ़ रही थी और बहुत अच्छा सहयोग रहा। और 12वीं वाले बच्चों भी बहुत अच्छे नंबर आए। जैसे ये मंजू है, मंजू तो बहुत छोटी इतनी सी थी, तब से जानता हूँ। हम आरटी में थे, ये LKG UKG में पढ़ती थी, तब से ये ऐसी थी, शरारती थी, तब से जानता हूँ मैं इसको। और बहुत अच्छी नंबर लाए ये बच्चे। सर का भी बहुत सहयोग रहा है इसके अंदर। और इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो मतलब कम फीस के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई और कहीं नहीं मिलेगी आपको। वहाँ बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई और पारिवारिक माहौल नहीं मिलेगा। ये माहौल नहीं मिलेगा वहाँ, पढ़ाई तो शिक्षक करवाते ही हैं, लेकिन ये माहौल नहीं मिलेगा और माहौल के बिना पढ़ाई नहीं होगी। वहाँ क्या है कि रटा है वो पढ़ा देते हैं और बच्चे करवा के आ जाते हैं, मतलब वो बर्डन रह जाता बच्चों पर। यहाँ वो बर्डन नहीं है। और बहुत अच्छा सर का भी सहयोग रहा है बच्चों के लिए। धन्यवाद। और निःशुल्क वाला बच्चों की बात करें, जैसे सर ने कहा है कि कुछ बच्चे यहाँ निःशुल्क भी हैं। कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि कौन है निःशुल्क वाला, यहाँ तो कोई नहीं है। पिछली बार कम से कम 8-10 बच्चे थे निःशुल्क वाले, किसी को पता नहीं होगा, मेरे को पता है कि 8-10 बच्चे थे निःशुल्क पढ़ के गए यहाँ से। तो हाँ, वो इस साल की बात कर रहा हूँ, 8-10 बच्चे हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन 8-10 बच्चे थे ऐसे जो निःशुल्क पढ़ के गए यहाँ से। इसके लिए सर को धन्यवाद, क्योंकि उनका आर्थिक माहौल ऐसा ही था कि उनको निःशुल्क पढ़ाना ही था। थैंक यू, धन्यवाद सर को इसके लिए। और ऐसी हवाएं उड़ रही हैं, ऐसी खबरें चल रही है कि शहर की एंट्री हो गई है ना। तो मैं अंकित जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। हमारे सबसे महान, सबसे पुराने और ज्ञानवान शिक्षक श्रीमान अंकित जी राव सर ने कहा था कि स्कूल जाना भी जरूरी है और प्रोग्राम में आना भी जरूरी है। तो ऐसा कभी संभव नहीं होता कि दो काम एक साथ हो जाए, पर इस संस्था के अंदर और इस संस्था के जो शिक्षक है उनके अंदर भगवान की ऐसी कृपा है कि ऐसे दो काम जो नहीं हो सकते वो भी संभव है। इन्होंने कहा मैं 11:30 तक आऊंगा, मैंने कहा 9 से 8 से प्रोग्राम शुरू है, 9 बजे तक हम तो प्रोग्राम खत्म कर देंगे, इतना ज्यादा क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा भी वो तो देख लो अपने हिसाब से। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा काम हुआ कि इनका जब फोन आया तब तक अपना प्रोग्राम पूरा एकदम टाइम से आए, टाइम के एकदम परफेक्ट है। अब तो ये सारी जो बातें जो मेरे श्रीमुख से कह रहा हूँ वो सर खुद भी कहेंगे अपने श्रीमुख से भी। अब आप सुनिए थोड़ी देर सर को, सर की एंट्री होगी। मेरे को तो रखा है कि अपने शूटिंग करने के लिए। इसकी आवश्यकता है क्या, इसकी आवश्यकता है क्या? आवश्यकता हर चीज की है सर को। कहते हैं कैमरे की आवश्यकता नहीं है, फोटो की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑफिस में यही कहते हैं सर। फोटो खिंचवाई जाती है तो सबसे पहले आगे आगे ऑफिस में फिर ये कहते सर आज बाइक नहीं ले।
आज कैमरा का है सर। ऑफिस में अभी 2 मिनट पहले से आए थे, कह रहे थे कि आज माइक वाइक नहीं है, और अभी कह रहे माइक की आवश्यकता है। तो ये हर आदमी की खूबियाँ होती है, हर आदमी की खासियत होती है, अपनी आदतें होती है। तो अब जी आपको बताएंगे कि इस कोचिंग का क्या रहस्य है, सर का क्या रहस्य है, और इन बच्चों माइक का क्या रहस्य है, इनको पढ़ाने का क्या रहस्य था। और सबसे ज्यादा गए तो नंबर इंग्लिश में ये जो कल ही देखा था इन्होंने, और कल ही पता चला था इनको कि मेरे ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है। आवाज तो आ रही है मेरी, आ रही है, अब आ रही है। और क्या हाल है आप सबके? सबसे पहले तो कक्षा 8वीं के और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जो इतना शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने सफलता अर्जित की है, उसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं कि आप जीवन में आगे भी ऐसे ही करते रहें। सर ने कहा कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी तो कक्षा 10वीं का परिणाम आना शेष है और कला संकाय का परिणाम आना शेष है। जब तक परीक्षा का परिणाम आएगा मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 90+ जाएंगे, 95+ भी जाएंगे, ऐसे हम तो ये उम्मीद करते हैं। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एक ये वाला जो मिथ हमेशा रहता है बच्चों में कि हम हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, हिंदी माध्यम का बच्चा कोई अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकता है, वो वाला मिथ कहीं ना कहीं टूटता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार टूटता हुआ आ रहा है, इस बार भी टूटा है। बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए, केवल इंग्लिश में नहीं बाकी सब विषयों में भी अच्छे मार्क्स हैं ना। तो बाकी जो विद्यार्थी अब आने वाले हैं कक्षा 10वीं में, 12वीं में, वो भी अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें कि आने वाले वर्षों में उनको भी ऐसा ही परिणाम लेकर के आना है। ये जो पुष्पमालाएं इन बच्चों के गले में डाली गई है, केवल पुष्पमाला नहीं है, ये इस बात का द्योतक है कि इन्होंने वर्ष पर कितना अद्भुत परिश्रम किया है, और उस परिश्रम का फलीभूत जो कल परसों इनका परिणाम आया है, जो मार्कशीट चमचमाती हुई इनकी आएंगी, उसके अंदर दिखाई देगा। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो क्या नहीं भी यहाँ पे 10th में आएगा आप में से कोई बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी द्वादशी उत्तीर्ण किए और महाविद्यालय में प्रवेश हो जाएंगे अपने। तो महाविद्यालय में जाने के बाद फिर जीवन का एक नया अवसर, एक नई परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। और जैसा मैं हमेशा कक्षाओं में कहता हूँ कि आपका जो नींव है, जो निर्माण होना है, वो यही होना है 10वीं और 12वीं तक। और हमारे मतलब ये जो बात है कि हिंदी मीडियम का बच्चा होना, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होना, ये वो बात है जो हम सब लोगों में कॉमन है। और हम वो लोग हैं जो यहाँ से ही अपना संघर्ष शुरू करते और अपने बाहुबल से शिखर तक पहुँचने का हिम्मत, शिखर तक पहुँचने का मादा अपने अंदर रखते हैं। काहे कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, 2-4 आसमां तो कदमों में गिर पड़े थे। और तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। और ये वाली लाइन जो हर टीचर महसूस करता होगा कि जिस दिन परीक्षा का परिणाम आता है तो बच्चे जो है वो खुशी में ओतप्रोत होते हैं, उनके अभिभावक भी खुशी से ओतप्रोत होते हैं जिस दिन सकारात्मक परिणाम उनका आता है। और हम जैसे अध्यापक जिन्होंने पूरे वर्ष भर उन बच्चों के लिए मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए, हम कहीं किसी शांत कोने में बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि हमें कोई क्रेडिट मिले नहीं मिले, बच्चे ने अच्छा परिणाम ले लिया है, हमारे लिए यही सर्वस्व है। तो इसकी अंतिम जो पंक्ति है कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, और ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम नीम की तरह बुनियाद में गड़े थे। तो ये जो बड़ी बड़ी बुनियादें, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं 90%, 95%, 96%, 93%,
ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इसकी इमारतों का जो नींव है, इनकी जो बुनियाद है, वो यहाँ बैठे हुए सब टीचर्स हैं। इनका परिश्रम है, बच्चों का एफर्ट है और उसके फलीभूत ही ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो पाई है। इन सबके प्रयास के बिना अगर ये नींव मजबूत नहीं होती तो इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं होती। ये मुझे लगता है कि पूरी संस्थान है, जितने अध्यापक हैं जिन्होंने वर्ष पर कार्य किया है, उनके परिश्रम का परिणाम हमारे समक्ष आया है और आने वाले दिनों में और अच्छे से आएगा। आने वाले वर्षों में और उत्तम और बेहतरीन हम करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के यही है। बाकी आप सबके हालचाल बढ़िया है। जो बातें करनी थी सभी अध्यापकों ने कर ली है और मुझे जितना कहना था उतना कहते हैं मैंने। और 11:30 आप लोगों को भी विलम्ब हो रहा होगा। 8 बजे आए होंगे आप लोग, 8:30 आ गए होंगे तो माता पिता घर वाले। सर एक और रिजल्ट बाकी, अगले में खेल लेना। हाँ अभी एक नहीं, अभी तो अनेकों बाकी हैं। अभी तो शुरुआत है। 2019 से शुरू हुआ जो सफर था तो अभी तो धीरे धीरे द्रुत गति से बढ़ने लगा है। अभी तो ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी नहीं है ठीक से। अभी आप देखते जाओ आने वाले वर्षों में ये जो ट्रेन है इसको बुलेट ट्रेन बना के छोड़ेंगे। अपने आसपास और कोई नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में सुभाष जी और बाकी जो टीचर्स हैं, मतलब नाम मात्र के स्वरूप में बच्चों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जो सुविधाएं दी जा रही है और जैसी गुणवत्ता दी जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि आसपास कहीं पर अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप सब निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बेहतरीन करें, अपने आप को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करें और संस्थान में अध्यापकों द्वारा जैसा भी पाठ्य प्रदान किया जाता है उसको विधिवत प्रकार से अनुसरण करें तो सफलता आपका भी वर्णन करेगी निश्चित तौर पर। यही है। आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके बाद में डेढ़ तो किसी का ही लंबा प्रोग्राम। अब इसके बाद में हमारे एक साथी शिक्षक महावीर जी हैं जो अभी जुड़े हमारे से। महावीर जी भी बीएससी है, बीएड भी करेंगे, एमएससी भी करेंगे। तो महावीर जी आए और बताइए, क्योंकि इंग्लिश अंकित जी के बाद में हमारे पास में एक और सितारे हैं जो महावीर जी हैं और महावीर जी ने जो पढ़ाया 8वीं क्लास के अंदर वो अच्छी ग्रेड प्राप्त की है इंग्लिश के अंदर भी बच्चों ने। तो महावीर जी बताए कैसे बच्चों को पढ़ाया और कैसे बच्चों ने ग्रेड प्राप्त किया। सबसे पहले तो मैं भी सबको क्या देना चाहता हूँ, बधाई। ये आप से भले आपके किसी के भी नंबर कम आए हो, उससे भले असंतुष्ट हो अभी, बट ये कहना चाहूँगा आपके स्टूडेंट लाइफ का टर्निंग पॉइंट आफ्टर 12th ही होता है। क्योंकि आफ्टर 12th के बाद ही आपको सभी को डिसाइड करना है कि आपको कहाँ आपका फ्यूचर बना है। समझे? कि मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की करनी है या आरएस की करनी है। क्योंकि उस 12th के बाद ही आप क्या करते हो, डिसाइड। और मैं एक साथ में ये कहना चाहूँगा कि साइंस वाले के बराबर ही क्या है, आर्ट्स वाले। मैं बीएससी नहीं कर रहा हूँ, सर ने गलती से बोल दिया, सर को नहीं पता है, मैं बीए ही कर रहा हूँ। मेरा बीए करने का रीजन क्या है, मैं क्यों बीए कर रहा हूँ? तो मेरा इंग्लिश पढ़ाने का भी कारण है। क्योंकि मैं साइंस में के साथ एकदम कंफर्ट हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ और मेरा इंग्लिश पढ़ाने का कारण यही है कि बच्चे इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। क्योंकि मैं भी तुम में से एक था कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश को लेकर डरा रहता था। मैं 10th तक मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ा के जाके मैंने अपना मीडियम भी चेंज कर लिया इंग्लिश में। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश का जो डर है यही मेरे को एक बच्चे के अंदर से रिमूव करना है। और आर्ट्स लेने का रीजन यही है कि इस कंट्री के अंदर लोग साइंस मैथ को ज्यादा महत्व देते हैं, आर्ट्स वालों को कुछ महत्व ही नहीं देते। और असल में इस कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन और इस कंट्री का रन कौन करते हैं, आर्ट्स वाले ही करते हैं। तो मेरा इतना ही, और मैं ज्यादा आपको कहना चाहूंगा
शौक के लेकर आगे करें कि आपको आपके करियर में करना क्या है। क्योंकि आप यदि आपने 1-2 साल ये बर्बाद करके इसमें कि मेरे को करना क्या है, तो आगे जाके आपका भविष्य बेहतर और खराब हो सकता है। सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को और इस संस्था में पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं एक बार उन्हें हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ।